लखनऊ की सरजमी की फितरत है कशिश, ज़ुबान की मिठास और हौसलों की उड़ान। ज़ुबान और तहज़ीब का इकलौता उदाहरण, ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ ऐतिहासिक हस्तियों का भी संग्रहालय है लखनऊ। यहाँ की कलाओं ने दुनिया में पहचान बनाई और यहाँ के कलाकारों ने इतिहास बनाया। इसी लखनऊ शहर के लिए कलाकार ने कहा, लखनऊ मेरा शहर नहीं, मेरे घर का आंगन है। ये हैं रंगमंच और विज्ञान मंच पर इतिहास रचने वाले रंगकर्मी वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल रस्तोगी। उन्होंने 2 ऐसी नावों पर सफ़र किया जो पूरा समर्पण चाहती थीं, विज्ञान और थिएटर। अपने टाइम मैनेजमेंट से डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाई जिसने उन्हें कभी हारने नहीं दिया, बल्कि खुद एक मिसाल बन गई। डॉक्टर अनिल रस्तोगी उस दौर के व्यक्ति हैं जिसने सबसे ज़्यादा बदलाव देखे। 1943 में उनके जन्म के समय देश गुलाम था। आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। एक तरफ गुलामी से आज़ादी तो दूसरी तरफ देश का बंटवारा, मोहभंग, नए भारत की चुनौतियां और बदलती टेक्नोलॉजी। उस दौर में डॉक्टर अनिल रस्तोगी का टाइम मैनेजमेंट आज के दौर में भी चौंकाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने 1962 में सीडीआरआई लखनऊ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप से अपना खाता खोला। 41 वर्षों की अपनी इस वैज्ञानिक पारी में बहुत सी बीमारियों की जांच, नियंत्रण और इलाज के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध किए। चुनौतियों को अवसर में बदलना डॉक्टर अनिल रस्तोगी का स्वभाव रहा है। 1961-62 में उन्होंने नाटकों में अभिनय शुरू किया। पहला नाटक था नूरजहां। उस जमाने के नामचीन नाट्य निर्देशकों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। बीवी कारंत, राजेश्वर बच्चन, राज बिसारिया, बंसी कौल, उर्मिल थपलियाल, रंजीत कपूर, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, जयदेव शर्मा कमल आदि। डॉक्टर अनिल रस्तोगी के मशहूर नाटक रहे यहूदी की बेटी, सखाराम बाइंडर, सूर्य की पहली किरण से आखिरी किरण तक, हैवदन, पंछिया पंछीजा, ताजमहल का टेंडर, रुस्तम सोहराब, हरिश्चंद्र की लड़ाई, कथा शिवपालगंज की। हर दौर के बदलावों को डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। दर्पण संस्था के साथ अपने लंबे सफर में उन्होंने महिला कलाकारों के लिए नए दरवाजे खोले। डॉक्टर अनिल रस्तोगी अभिनय से जुड़े, सभी माध्यमों से बेहिचक जुड़े और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 1971 में रेडियो नाटकों, उसके बाद टीवी और राष्ट्रीय धारावाहिकों ने उन्हें घर घर पहुंचाया। उड़ान और क्राइम पेट्रोल से उनकी पुख्ता पहचान बनी। टेलीविज़न के विभिन्न धारावाहिकों के 500 से ज़्यादा एपिसोड्स में डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने काम किया। 70 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जैसे इश्कज़ादे, मुक्ति भवन, आठवान। 24 टीवी विज्ञापन किए, ओटीटी पर 10 वेब सीरीज़ की। डॉक्टर अनिल रस्तोगी को 65 से ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं अभिनय में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, मध्य प्रदेश का रंगमंच का सर्वोच्च कालिदास सम्मान, यश भारती, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी फेलो, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का भारत रत्न अटल उर्दू सम्मान, पाटलिपुत्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा लाइफ टाइम और विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा भारत गौरव सम्मान, भरत मुनि रंग भारती सम्मान, कविशाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीडीआरआई ने अपने 70 साल के इतिहास में डॉक्टर अनिल रस्तोगी को 28 सबसे बेहतरीन एलुमनी में चुना। 2026 में रंगमंच, सिनेमा और सांस्कृतिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी को भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 82 साल की उम्र तक डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने 100 नाटक किए। इनके 1000 से ज़्यादा शोज पूरे भारत में हुए।
इस रंग साधना के लिए उन्होंने अपने जीवन के 60 साल 100 नाटकों की रिहर्सल और मंचन को दिए। पर्दे पर हमदर्द चरित्रों की अदाकारी के साथ साथ हरिओम सेवा केंद्र के रूप में डॉक्टर अनिल रस्तोगी की 28 वर्षों की साधनहीन मरीजों को मेडिकल राहत पहुंचाने की खामोश समर्पित यात्रा भी चलती रही। बियॉन्ड द कर्टेन डॉक्टर अनिल रस्तोगी का 100वां बेहद चर्चित नाटक है। ये मशहूर रूसी लेखक अंतोन चेखव की वन एक्ट स्टोरी स्वान सॉन्ग से प्रभावित है। सच में ये एक शतकी प्रस्तुति है। ये नाटक अभिनय की दुनिया में डॉक्टर अनिल रस्तोगी की 60 से अधिक वर्षों की अनकही कहानियों का एक यादगार एल्बम है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी से और पलटते हैं यादों के पुराने पन्ने। नमस्कार डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। आपकी धन्यवाद। जी, आपकी जिंदगी का एक एक पल मुझे महापंडित राहुल सांकृत्यायन का वो वाक्य याद दिला रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का तो नहीं, लेकिन एक एक मिनट का हिसाब दे सकता हूँ। आपने भी एक इतिहास रचा है, विज्ञान और रंगमंच को एक साथ जिया है, और भारत सरकार ने इस वर्ष आपकी रचनात्मकता को पद्मश्री से सम्मानित कर आपके प्रशंसकों को बहुत उत्साह से भर दिया। तो बहुत बधाई आपको इस सम्मान के लिए। और अब हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी स्वयं शुरू करें सर। ऐसा है नीलम जी कि थिएटर मेरी तरफ इलाके में हुआ करता था। जी मैं बचपन से देखता था। तो होली दिवाली जो त्योहार होते थे उन पे होता था, कुछ लोगों के पास स्पेसेस थी, तो इत्तेफाक से मुझे भी देखने का मौका मिला। तो मुझे उनमें इंटरेस्ट आया। मुझे लगा कि एक तो ये क्रिएटिव आर्ट है, दूसरे ये कि जो लोग करते हैं वो कुछ कॉमन लोगों से कुछ अलग दिखते हैं। वो जी जी मतलब उनको जो एक पहचान मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। तो मैं साइंस का विद्यार्थी था, एमएससी 1 में था। तो मैंने अपना पहला नाटक किया था उसमें, नूर जहां, 1961 में। जी हमारे यहाँ रस्तोगी कॉलेज का में एक ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ था। हम्म, तो वो एक्चुअली मदन मोहन रस्तो हिंदू एसोसिएशन करके थी, तो अशरफाबाद में। तो मेरे मामा जी भी उसमें काम करते थे, और मोस्टली उसमें समाज के लोग थे हमारे। लेकिन उसमें डायरेक्टर हमारी तरफ एक बहुत, जैसे आप जानते हैं बंगालीज में इनहेरेंट टैलेंट होती है, तो जी हमारी तरफ एक फैमिली थी, स्वराज बोस जी, सुधांशु बोस जी। सुधांशु बोस जी बड़े भाई थे, स्वराज बोस छोटे। तो सुधांशु जी नाटक डायरेक्ट करते थे और जी स्वराज बोस जी मेकअप करते थे। हम्म तो पहली बार मेरा ऐसा उनका साथ हुआ। हम्म फिर मैंने एमएससी किया। फिर हमारी तरफ रस्तोगी पाठशाला है, उसमें एग्जीबिशन हुई। तो एग्जीबिशन के बाद जब मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी था, तो मुझे भी इन्वॉल्व किया गया कि आपको साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लगाइए यहाँ। हम्म, तो मैंने उसमें लगाए। फिर उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप जानते हैं जब भी कोई इस टाइप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ होता है, तो उसमें कल्चरल इवेंट को भी जोड़ दिया जाता है। जी जी तो ये हुआ। तो उस समय हमारे एक परिचित थे, उनके मित्र थे संतराम शुक्ला जी, अच्छा जो कि अच्छा आप जानती हाँ होंगी आकाशवाणी के बहुत जी बड़े जी कलाकार रहे बहुत हैं। बड़े कलाकार हैं। तो उन्होंने संतराम जी को अप्रोच किया। उनके साथ एक पत्रकार रहते थे, मैं उनका नाम इस समय स्लिप कर गया हूँ। हम्म तो वो इस समय बड़े भारी पत्रकार हैं और दिल्ली रहते हैं। जी मैं नाम भूल रहा हूँ, भी याद आ जाएगा। तो जी जी उनका लिखा हुआ एक प्ले था बनस्पति शायर। जी तो उसमें मुझे बनस्पति शायर का रोल दिया गया। वाह, अब वो बड़ा साहब उसकी बड़ा बड़ी वाहवाही क्रिएटिव हुई। नाम है। जी जी जी, वो फर्जी शायर थे वो। हम्म इधर उधर की चुरा करके गजलें और शेर कहते थे। जी तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, कॉमेडी प्ले था। हम्म तो इस तरीके से मुझे थोड़ा शौक लगा। तो और फिर मैंने एमएससी किया। जी 62 में मैंने एमएससी कर लिया। लेकिन जी ये जो मेरा शौक था, एक हमारे मैं सीडीआरआई मैंने ज्वाइन कर लिया 62 में। एमएससी करते ही
जी। अर्ली एज में ही मुझे ये सब हो गया था। हम्म। आई वाज 19 इयर्स। 19 ईयर्स से मेरी शादी भी हो गई, मैंने हम्म। एमएससी भी कर लिया, और एमएससी पास करते ही मुझे हम्म। सीडीआरआई में फेलोशिप भी मिल गई, जी जी। जूनियर तो से उस समय। सारे शुभ कार्य एक साथ हो गए आपके जी 19 जी, साल की उम्र। 1962 में। जी 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 बिल्कुल। वो बड़ा एक मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर रहा है। जी। तो बच्चन जी एक यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस हुआ करता है, आज भी है। वो सीडीआरआई के पास में था। सीडीआरआई पहले छतर मंजिल में हुआ करता था। जी। तो मुझे याद है, मैं छतर मंजिल में जो लास्ट बिल्डिंग है, लास्ट उसका फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर, मैं ठीक सेंट्रल डोम के नीचे बैठता था अपने जी। ऑफिस में। जी। तो वहाँ बच्चन जी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे। हम्म। तो उन्होंने मेरे में टैलेंट देखी, तो वो एक प्ले कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया करने के लिए रोल। जी। तो मैंने उनके साथ रोल किया। तो वो फिर धीरे धीरे इस तरीके से शौक बढ़ता गया, और बच्चन जी को मैं पहला गुरु मानता हूँ। हालांकि मैंने पहला प्ले सुधांशु बोस जी के साथ किया, फिर संतराम जी के साथ किया, हम्म। लेकिन जो मेरी असली ट्रेनिंग थी वो मेरी बच्चन जी के साथ हुई, जिन्होंने मुझे थिएटर के नुआंसेस सिखाए, कैसे मूव करते हैं, कैसे एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं, कैसे हम्म। वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं। ये जी। चीजें मैंने उनसे सीखी। तो जी। उनके साथ फिर मैं उनका एक तरीके से परमानेंट आर्टिस्ट हो गया। हम्म। अ, फिर इस बीच में चलता रहा। तो सीडीआरआई में एक साहब ने मेरा नाटक देखा, वो हम्म। सीडीआरआई क्लब के सेक्रेटरी थे। जी। तो बोले, तू यू यहाँ क्यों नहीं नाटक करता है, तो में तो बड़ी अच्छी टैलेंट है। तो मैंने कहा, भाई यहाँ नाटक करूंगा, ये मेरी साइंस से अलग फील्ड की चीज है, तो मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अपने काम काम को पूरा रखो। और ये हमारे यहाँ मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप जानते हैं, हमारे साइंटिफिक मीटिंग्स जी। कॉन्फ्रेंसेस ये जी। सब होती थी। जी। तो उसमें क्या होता था कि शाम को जो डेलीगेट्स आते थे उनके लिए कल्चरल इवनिंग्स हुआ करती थी। जी। तो उन कल्चरल इवनिंग में यूजुअली गाना या डांस हुआ करता था। हम्म। तो उसमें फिर मैंने थिएटर भी ऐड कर दिया। जी। अच्छा, थिएटर चूंकि एक ऐसी विजुअल आर्ट होती है जो कि जैसे डांस वगैरह में तो वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जो उसके पारखी होते हैं, जी। जी। है ना। जैसे आप मान लीजिए गजल गा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, हाँ। तो जनरली लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो उस विधा के होते हैं उनको ज्यादा मजा आता है। जी। थिएटर एक ऐसी चीज है जो कि कॉमनर को भी अच्छी लगती है। हम्म। तो उस ढंग से ये मेरा थिएटर पॉपुलर हो गया। हम्म। तो मैंने फिर सीडीआरआई के साथियों को लेकर के बच्चन जी को बुला करके मैं नाटक करने लगा सीडीआरआई में। ये जो हमारा लंच इंटरवल होता था, जी। उसमें हम लोग रिहर्सल करते थे। जी। और जब नाटक तैयार होता था तो अक्सर मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस के अलावा भी हम्म। क्लब की तरफ से शाम को 6:30 बजे नाटक हमारे यहाँ सीडीआरआई में हॉल बहुत बढ़िया था। जी। सीडीआरआई आप जानती होंगी कि ये जी। नसीरुद्दीन हैदर और गाजीउद्दीन हैदर के टाइम पे बनवाई गई थी ये। जी। जी। और उस और समय की जो बिल्डिंग्स होती थी तो जी जी जी। वो बहुत तरह से मतलब कंट्रोल्ड रहता था उसके अच्छा, अंदर, उसमें ऑडिटोरियम था बेसिकली, इको ना हो और जहाँ इस। जहाँ पर बाल डांस वगैरह हुआ करता था। जी। जी। अंग्रेजों के समय में अवध अवध क्लब करके वहां पर था। हम्म। तो उसमें डांस वांस होते। तो फ्लोर और स्टेज बना हुआ था। तो हम लोग लाइट बाहर से मंगवा लेते थे। और हम्म। मैं जो किया तो हमारे अफसरों को भी ये चीज बहुत पसंद आई। हम्म। एक नई विधा तो शुरू हुई। जी जी, एक नई विधा शुरू हुई। और चूंकि मैं, क्या होता है कि जब सीडीआरआई के लोगों को लोग के करता था तो हम्म। और मजा आता था, लोग अपने लोगों को ही मंच पे देखते थे। जी। जी। क्योंकि देखिए, इसकी भी एक अलग चीज होती है, हम अपने लोगों को देखें तो ज्यादा खुशी होती है, हम्म। भले ही वो प्रोडक्शन थोड़ा सा वीक हो हमारा, हाँ। लेकिन जब अपने लोग मंच। तो इस तरीके से। अच्छा, साइंस में मुझे पीएचडी करनी थी, मैं एमएससी करके गया था, जी। मुझे पीएचडी करनी थी। और इत्तेफाक से पीएचडी करने से पहले ही मेरे ज्वाइन करने के रिसर्च फेलोशिप में 1.25 साल के बाद ही मुझे जॉब मिल गया, परमानेंट जॉब जी। सीडीआरआई में। जी। जी। तो मैं वो भी करता रहा और शाम को मैं रिहर्सल करता था। हम्म। तो इसलिए
कोई हमारे जॉब में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। जी दूसरी एक चीज ये हमें शुरू से सिखाया गया था कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, जी। कि हमें 4 घंटे भी रीडिंग लेनी है, फिर 8 घंटे भी रीडिंग लेनी है, फिर 12 घंटे भी रीडिंग लेनी है। तो हम्म उसमें ऑफिस आवर्स नहीं गिने जाते थे, एक्सपेरिमेंट वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो अक्सर मैं रात में भी जाता था काम करने के लिए, हम्म लैब खुलवा करके हम्म। रात में काम करते थे, कभी अर्ली मॉर्निंग जाना होता था। तो मैंने इस तरीके से मैंने साइंस को कभी नहीं नेग्लेक्ट किया, जी। लेकिन इसके साथ में मेरा थिएटर चलता रहा। हाँ, मैं और आपकी बात में एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी, वो ये जी कि बहुत बार देखा है कि जो मतलब साहित्य को एप्रिशिएट करने वाले लोग जी साहित्य के नहीं होते हैं, तो वो जी खुले दिल से और बहुत मतलब एकदम अलग ढंग का कमेंट और एक एप्रिसिएशन उनकी तरफ से दिल जी। से आता है, खुले दिल से हाँ, आता देखिए है। मैं साहित्य का मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं था, जी, लेकिन मुझे नाटक पढ़ने का शौक था। जी, जैसे केपी सक्सेना जी से जी, मेरी मुलाकात बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं जी, सीडीआरआई में ही था जी, नया नया। वो इत्तेफाक से हमारे घर के पास ही रहते थे, जी। और नाम उनका बहुत मशहूर था, केपी सक्सेना साहब का। हाँ, वो भी तो एमएससी थे। जी। हाँ, बॉटनी के एमएससी थे वो, बॉटनी किताबें लिखी थी उन्होंने। जी, तो उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो एक घरेलू संपर्क हो गया, वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। जी, और आपको मैं बताऊं कि मैंने शुरुआत जो सीडीआरआई में प्ले की थी, उन्हीं का एक प्ले लिखा हुआ था, जी, ताजमहल 2016। जी, बहुत दिलचस्प नाटक है वो। हाँ, ताजमहल दो, अब 2016 तो कब का निकल गया, हुँ। लेकिन उस समय लगता था बहुत आगे के पीरियड। ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 1964-65 की बात कर जी। रहा हूँ। सर यह एक बस मुझे आपने ऐसे शख्स का नाम लिया और बात मतलब पुराने लखनऊ से मेरा भी जुड़ाव रहा है। जी तो जी एक होली के ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा था, व्यंग्य था उनका, केपी सक्सेना जी का और उन्होंने 21वीं सदी की होली का ज़िक्र किया था कि जब लोग जो हैं, जो छोटे-छोटे वो होते हैं ना ड्रॉपर्स जी। उनसे रंग खेलेंगे। तो उनकी ओके ओके। वो इतना मतलब आगे का 21वीं 22वीं शताब्दी में क्या होने जा रहा है, तो जी जी व्यंग्य जी। में और साइंस उनका बड़ा मिला जुला रहता था हाँ नहीं, जिंदगी को। तो सटायर बहुत जबरदस्त होते थे बहुत उनकी जबरदस्त स्क्रिप्ट। सटायर जी, होता था। जी। और उनके सटायर में एक और खास बात ये होती थी कि वो सटायर हंसाता तो था, हम्म। लेकिन एंड में वो आपको सोचने पे मजबूर करता था। जी, जी, वो कोई ना कोई समस्या लेकर के चलते थे, जी, कि एंड में जब उसका होता था, जैसे उनका प्ले ताजमहल 2016 था, जी। उनका प्ले था एक झुट्टो दी हट्टी। उस हम्म। समय आपको याद होगा जब पाकिस्तान वॉर हुई थी 65 में, जी, तो उस समय इंडिया ने तमाम उनके, उस समय पैटर्न टैंक्स और साइबर जेट्स, ये दो चीजें बहुत मशहूर थी जो पाकिस्तान आर्मी वालों ने यूज की थी, जी, पैटर्न टैंक्स और साइबर जेट्स। तो जी, उन्होंने व्यंग लिखा था। ऐसे उन्होंने एक व्यंग लिखा था उसपे, जिसमें एक दुकानदार जो है वो पुरानी चीजों के एंटीक्स चीजें बेचता है। वो होती नहीं थी, एंटीक्स होती हम्म, नहीं थी, हम्म। लेकिन एंटीक्स करके कि ये लैला की ककड़ियां हैं, और ये मजनू की पसलियां हैं, और ये अनारकली की जूती है, और हम्म, ये शहनशाह का। तो पता है, लगता है कि जब बाद में पकड़ा तो कहता है कि साहब क्या करें, हमें रोजी रोटी का सहारा चाहिए। ऊपर से बड़ा टाइट सूट बूटेड रहता था, फिर जब वो कोट खोलता था तो देखता था अंदर कमीज बेचारी की फटी हुई है। ऐसे ही। हम्म। तो मैंने केपी भाई का मैंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन भी अटेंड किए हैं। जी, उनकी कविताओं में भी अगर आप देखें तो जी। यही होता था कि पहले तो हंसाती थी वो, हम्म। लेकिन जो एंड होता था उनका, उस पे आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता था कि जी। क्या कह रहे हैं ये, दुखी हो जाता था कि हाँ, काश ऐसा न होता जिंदगी में। हाँ, उस तो दर्द का जी, दर्द एहसास। का एहसास होता था। जी। तो और मुझे, आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने केपी भाई के लिखे हुए प्ले नहीं किए, मैंने केपी भाई के साथ मंच भी शेयर किया है। वो बहुत अच्छे अच्छा। एक्टर भी थे। जी, जी, मुझे याद है आकाशवाणी की सिल्वर जुबली मनाई गई थी, दूरदर्शन की, जी। दूरदर्शन की सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उसमें मैंने केपी भाई का लिखा हुआ प्ले केपी भाई के साथ किया था।
हाँ, ताजमहल 2016 में मैंने एक इंजीनियर का रोल किया था जिसका वो सपना देखते हैं, हम्म, उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था। अच्छा, मैंने उनका लिखा हुआ प्ले जलकुंभी किया था। हम्म, वो संगीत नाटक अकादमी के कंपटीशन में किया था मैंने प्ले। 1971 की बात है। जी, उसमें भी उन्होंने मेरे साथ रोल किया था। तो हम्म, केवी भाई बहुत अच्छे एक्टर भी थे। जी, तो उनका बड़ा सानिध्य रहा मुझे। और बल्कि उनसे मैंने स्क्रिप्ट भी लिखवाई थी दूरदर्शन में, जब नए नए सीरियल जमा हो रहे थे। जी, याद होगा आपको, सुबह सुबह का स्वांग करके आता था हाँ, जब जी, बिल्कुल, दूरदर्शन पे, तो मैंने उनसे लिखवाया था। हम्म, खैर वो किसी वजह से अप्रूव नहीं हो पाया, हम्म, मैं बहुत ज्यादा परसू भी नहीं कर पाया। लेकिन वो इन मामलों में हर फन के माहिर माहिर जी, थे वो। जी, चाहे कविता ले लें, चाहे गद्य ले लें, चाहे सटायर ले लें, नाटक ले लें, फुल लेंथ नाटक ले लें, एकांकी नाटक ले लें, हर हम्म, विधा में उन्होंने काम किया था। फिल्म के उन्होंने डायलॉग लिखे। देखिए, जी, मुझे याद है जोधा अकबर का डायलॉग उन्होंने जब लिखा, हम्म, तो उनका फोन आया मेरे पास। ये आशुतोष गवालीकर ने उनको अप्रोच किया। जी, तो मुझे बोले, कहने लगे अनिल मेरे पास एक बड़ा चैलेंज आया है। मैंने कहा बताइए केपी भाई। तो हम्म, बोले मुझे कहा गया कि जोधा अकबर के डायलॉग लिखना है। हम्म, जोधा के डायलॉग जो हैं वो संस्कृताइज्ड हिंदी में होने चाहिए, अकबर के डायलॉग पर्शियनाइज्ड उर्दू में होने चाहिए, और दोनों ऐसे होने चाहिए कि पब्लिक भी समझ ले उनको। तो केपी मतलब जी ही ट्विस्ट कर भी ना सकते हो थे। वो। जी। तो मैंने कहा केपी भाई, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा इसीलिए कोई आपको हिंदुस्तान में ऑफर नहीं हुआ कर है। सकता है। तो बहुत स्नेह करते थे। मुझसे हम्म, बोले कि जब तुम फिल्म देख के आओगे मुझे बताओगे। मुझे हम्म, अमिताभ बच्चन ने रिपोर्ट दी है, दूसरी रिपोर्ट मैं तुम्हारी मानूंगा। अब हम्म, बताइए कितना बड़ा सम्मान उन्होंने मुझे दे जी, दिया, जी, ये कह करके। तो बहुत स्नेह करते थे। और मुझे बड़ा फक्र है कि मुझे मैं जब उनकी डेथ हुई है, मैं उनके साथ में था, जी, हॉस्पिटल में भी मैं उनके साथ था। हम्म, लेकिन क्या बेचारे कैंसर से पीड़ित होके जी, चले गए थे। जी। हाँ, लेकिन एक जीवन को भरपूर जीवन की जीने जी की जी। मिसाल है वो। जी। बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही जो व्यंग्य के साथ में जो निजी तौर पे जानते हैं, जो उनकी रेलवे की नौकरी थी, वो जी कोई खुश होने वाली नौकरी नहीं थी। जी 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 लेकिन जी जी उसको भी उन्होंने एक सब्जेक्ट बना के बहुत अच्छे जी से जी। एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा अनिल जी, ये जो आपका सीडीआरआई में और साइंटिस्ट वाली यात्रा थी, उसमें आपका जो अपना वैज्ञानिक इसमें इनपुट्स थे योगदान मेरे। रहा है कुछ, हाँ उसके बारे में बताएं। आपने देखिए, मैंने बहुत सारे काम, टेस्ट हाँ, इंट्रोड्यूस मैंने किए। जी, मैंने काम किया था। उस समय पैरासिटिक डिजीजेस की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, खास करके अमीबिक डिसेंट्री की। जी, तो मैंने इसका पैरासाइट होता है एंटेमीबा हिस्टोरिटिका। तो एंटेमीबा हिस्टोरिटिका तो बड़ा पैथोजेनिक होता है, ग्रो करना मुश्किल। तो हम लोग इसके लिए मॉडल्स ले लेते थे, जिनको कहते थे शायद अ, अ, कुछ फ्री मॉडल करके कहते थे। मतलब उससे आइडेंटिकल चीजें होती थी, जी, मिलती जुलती चीजें होती थी उससे, हम्म, लेकिन वो पैथोजेनिक नहीं होती थी। जी, तो उसमें जैसे जो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजन था, तो हम शाइजोपार्नस रसेलाई करके एक अमीबा होता था, जो कि फ्री लिविंग अमीबा होता था, जी, ये पैथोजेनिक नहीं होता था। तो हम्म, हम उस पे काम करते थे ये देखने के लिए कि ये, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल वैसी ही होती थी जैसे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की होती थी। जी, तो हमने उस पे काम किया। वो क्या होता था कि उसमें उसका एक एक्सिस्टमेंट होता था और एंसिस्टमेंट होता था। मतलब उसकी एक सिस्ट होती थी। तो जो हम्म, उसकी सिस्ट फॉर्म होती थी, वो उस पे दवाएं नहीं असर करती थी। जी, तो वो जी, क्या करता था कि बॉडी में सिस्ट फॉर्म में तो रहता है, हम्म, लेकिन जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो एक्सिस्ट हो जाता है। मतलब वो अपने शेल से बाहर निकल आता है, और हम्म, वो फॉर्म उसका पैथोजेनिक होता है। तो हम हम्म, लोग ये काम कर रहे थे कि इसको एंसिस्टमेंट को, हम इसको एक्सिस्ट होने से कैसे रोक सकते हैं, हम्म, ताकि बॉडी में पड़ा रहे तो पड़ा रहे, हमारी दवाएं, क्योंकि एंसिस्ट जो होते थे फॉर्म, उस पर दवाएं एक्ट नहीं करती थी।
दवाएं इसी पे एक्ट करती थी जब वो बाहर निकल आता था। तो हम्म। लेकिन बाहर जब निकल आता है, जब पैथोजेनिक हो गया, बाद में दवाएं असर करती तो करती नहीं, उसने तो अपना असर कर दिया। जी जी। तो ये हम लोग इस पे काम कर रहे थे। फिर हम्म। बाद में मैं शिफ्ट हो गया उस पे लीशमानिया के ऊपर। जी लीशमानिया का जो पैरासाइट होता है, लीशमानिया डोनोवानी कहते हैं उसे। ये होता ये था कि कालाजार बीमारी आपने सुनी होगी, जी। जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत होती है। महामारी के तौर पर थी अब जी, तो। ये एक्चुअली उस समय ऑलमोस्ट एक महामारी हो गई थी। तो इस पे हम लोगों ने काम शुरू किया था। आपने अगर देखा हो, इस बार डॉक्टर श्याम सुंदर जी अग्रवाल बनारस के थे, उन्होंने बहुत काम किया इस पे। जी उनको इस बार पद्मश्री मिला है इसी काम के ऊपर, जी इसी साल जी 2026 में। जी। तो मेरा डॉक्टर श्याम सुंदर से भी कोलेबोरेशन था। हम्म और हम लोग अक्सर जो है, चूंकि उनके पास पेशेंट्स आते थे हम्म। इस चीज के, तो हम ऑर्गेनिज्म अक्सर उन्हीं से मंगाते थे काम करने के लिए। जी तो उस पे हमने काम किया। उसमें लीशमानिया डोनोवानी पैथोजन पे काम किया कि उसमें प्रोमेस्टिगॉट और एमेस्टिगॉट होते थे। प्रोमेस्टिगॉट स्टेज जो होती थी उस पे तो दवाएं एक्ट करती थी, एमेस्टिगॉट स्टेज पे नहीं करती थी। और जी। क्या करता था कि वो ऑर्गेनिज्म अपने को बचाने के लिए एमेस्टिगॉट स्टेज बना देता था। हम्म तो हम उसमें कोशिश करते थे कि हम इसको इसको ऐसे, इस पे ऐसी दवाएं डालें कि ये एक्सिस्ट करे, मतलब ये प्रोमेस्टिगॉट बनाए और उसको हम किल कर दें। तो इस तरीके से हम तमाम हम लोगों ने काम किए थे। और इस बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक दवा बनी थी सीडीआरआई में, सेंट इमिजोन। ये दवा थायराइड पे काम करती थी, जो जी थायराइड डिजीज होती थी। जी। तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए था कि हम लोग थायराइड हार्मोन्स का एस्टिमेशन कर सकें। हम्म आज जैसे आप देखती हैं तमाम कंपनी आ गई, थायरोकेयर आ गई हैं, हम्म डायग्नोस्टिक्स जो हैं बड़े बड़े, उनमें सब में थायराइड के टेस्ट भी होते हैं, T3 T4 TSH। हम्म। लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूँ आपकी 81 82 की। जी तो मुझे सीडीआरआई ने भेजा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2 महीने के लिए, जी। कि आप वहां से जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आइए, ताकि ये जो हमारी अपनी ड्रग है हम उसको भी टेस्ट करें, हम्म और जो जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको भी, अगर हम भाई, हम सवाल ये कि हमें गवर्नमेंट फंडिंग देती है, तो हम्म। वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पब्लिक ऑल्सो। जी तो बिल्कुल। हम अगर इस बहाने थोड़ी पब्लिक सर्विस भी कर सके तो अच्छा होगा। जी तो वहां से मैं सीख करके आया और मैंने सीडीआरआई में रेडियो आइसोटोपिक लैब स्टैब्लिश की। जी। रेडियो नया काम हुआ आइसोटोप्स ये। आप जी। जानती हैं बड़े डेंजरस होते हैं, उसमें हम्म। किरणें निकलती हैं जो कि डैमेज जी करती हैं। जी। तो ये पूरी मैंने ट्रेनिंग ली, और वहां से आकर के इंसुलिन हम्म, एस्टिमेशन, उस समय इंसुलिन भी नहीं होती थी हमारे यहाँ, जी। और T3 T4 TSH का एस्टिमेशन हम्म हमने सीडीआरआई में एस्टेब्लिश किया। और हम महीने में एक बार टेस्ट लगाते थे। इसको हमने पब्लिसाइज किया, तो पब्लिक के बहुत से डॉक्टर्स जो थे वो हम्म, हमें रेफर करते थे, जिन लोगों को थायराइड की डिजीज होती थी। तो जी वो हमारे यहाँ आते थे टेस्ट कराने। जी उस समय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारी वाइस चांसलर रही है, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, जी। उनके भाई साहब थे प्रोफेसर केडी वर्मा। वो हम्म। मेडिकल कॉलेज में थायराइड एक्सपर्ट माने जाते थे। जी जी। लेकिन वो और तरीके से तो एसेस करते थे थायराइड की स्टेट, हम्म लेकिन ये एस्टिमेशंस नहीं थे उनके पास भी। हम्म तो उन्होंने फिर उनका जो असिस्टेंट था मदन गोपाल करके, हम्म जब उसको पता लगा तो डॉक्टर केडी वर्मा ने हमारे पास भेजा उसे कि मदन तुम जाकर के वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आओ। हम्म तो मैंने उसको ट्रेन किया। फिर उनके यहाँ मैंने रेडियो आइसोटोप लैब भी बनाई, और वहां पर भी ये काम होने लगा। अब तो खैर डॉक्टर वर्मा रिटायर हो गए, काफी जी। अरसा हुआ। हम्म लेकिन अच्छा, डेथ भी हो गई शायद। हम्म। तो ये काम मेडिकल कॉलेज में भी हम लोगों ने हेल्प किया। जी। और एक चीज और थी नीलम जी, हम्म। कि जिसको आप जानती होंगी, एक आजकल कहा जाता है कि अगर डायबिटीज आपको है तो जी। HbA1c कराइए। हाँ जी। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं इसे। हम्म। तो उस समय डॉक्टर प्रोफेसर CG अग्रवाल, जो कि मेडिकल कॉलेज के बहुत ही ब्राइट जी। स्टूडेंट्स में से बहुत रहे नाम हैं, है उनका, बहुत बहुत नाम ओरिजिनल है, व्यक्ति अभी भी थे वो। प्रैक्टिस करते हैं, जी। वो उस समय MD स्टूडेंट थे। हम्म तो आपको ताज्जुब होगा, उनकी जो MD की थीसिस थी
जी उसमें मैंने उनको मदद की थी, वो हमारे पास आते थे CDRI। जी। तो वो भी बहुत ही इनोवेटिव थे। HbA1c का जो पहला पब्लिकेशन हुआ है हम्म, हमारे यहाँ मेडिकल जर्नल में, वो हमारा और डॉक्टर CG अग्रवाल का हुआ है। जी उस समय तक HbA1c को लोग शुगर पैरामीटर का बहुत अच्छा मापदंड हो सकता है नहीं माना जाता था। हम्म तो ये चीज विदेशों के जर्नल से कुछ शुरू ही थी नई नई। हम्म तो नया नया शुरू हुआ था, तो डॉक्टर CG अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से पेशेंट्स का ब्लड लेके आते थे। हम्म। हमने इसकी टेक्निक CDRI में एस्टेब्लिश की और हम HbA1c भी करते थे। वाह, इतिहास ये रचा आपने फिर। मतलब ये कि ताकि, और आज आप देखिए, आज HbA1c का मेजरमेंट जो है वो वही मानक माना जाता है। शुगर का, ब्लड शुगर से ज्यादा बड़ा मानक माना जाता है, जी क्योंकि ये पिछले 3 से 6 महीने के बीच में आपकी शुगर की क्या स्टेटस है उसको जी, बताता वो है। देता है, जी हाँ। क्योंकि फिर बहुत पेनफुल है रोज रोज का टेस्ट करना कि आज शुगर सुबह क्या शाम क्या। इससे जी जो जी एक जी साथ जी जी लेवल जी मिल जाता जी है जी तो जी 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 इलाज जी में पेशेंट में दोनों को बहुत मदद मिलती बहुत है अच्छा उससे। होता है। और जी इसकी वैल्यूज फिक्स की हुई है। जब इससे ज्यादा होता है तब फिर लोग डायबिटीज का इलाज शुरू करते हैं। जी। और इसके बाद फिर जब मैंने डायबिटीज पे काम शुरू किया, हम्म। तो फिर मैंने डायबिटीज पे बहुत सारे पेपर पब्लिश किए। हमारे यहाँ केमिस्ट्री डिवीजन भी था। तो जी केमिस्ट्री डिवीजन हमारे यहाँ तमाम, हमने कई मॉडल्स डायबिटीज के एस्टेब्लिश किए टेस्टिंग के लिए। जी तो हम अपने यहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट्स होते थे या जो सिंथेटिक्स होते थे, उनको टेस्ट करते थे कि ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी में है या नहीं है। हम्म इस बीच में हमें एक स्कीम मिल गई नोवो नॉर्डिस्क कंपनी से। नोवो नॉर्डिस्क कंपनी डेनमार्क की कंपनी है, जी जो कि बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी दुनिया की मानी जाती है। जी। और वो लोग डायबिटीज पे बहुत काम कर रहे थे। हम्म तो आप सोचिए कि वो उनके साथ हमारा कोलेबोरेशन हुआ। हम्म और डायरेक्टर साहब ने हमारे, कोऑर्डिनेटर तो डायरेक्टर होता है, हम्म। डायरेक्टर साहब ने मुझे उसका को कोऑर्डिनेटर बनाया। और वो आप सोचिए 6 महीने के लिए स्कीम आई थी, फिर 5 साल चली। जी जी। हमारा उनका कोलेबोरेशन रहा। उसमें हम लोग हर साल डेनमार्क जाते थे, हम्म कोपेनहेगन, हम्म। और साल में 2 बार वो हमारे यहाँ आते थे। जी तो उसमें हम लोगों ने काफी कंपाउंड्स निकाले, काफी कंपाउंड्स टेस्ट किए, काफी प्लांट्स टेस्ट किए। जैसे एक मार्सू टेरोकार्पस मार्सूपियम होता है, विजय छाल जिसको कहते हैं। जी विजय छाल के पेड़ का जो तना है, कहते हैं कि इसको अगर आप पानी में डाल दीजिए रात में, सुबह पानी पीजिए, तो उससे डायबिटीज कम होती है। जी। इसी तरीके से तमाम हमारे यहाँ है, करेला है, इस टाइप की चीजें, जामुन है, इस हम्म। पे हम लोगों ने काम किया। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसके लिए मैंने एक मोनोग्राफ लिखा डायबिटीज का। जी हमारे डायरेक्टर थे प्रोफेसर धवन, BN धवन, भोलानाथ धवन, जी। जिनके बेटे आलोक धवन ITRC के डायरेक्टर रहे, फिर वहाँ के डायरेक्टर हुए, क्या नाम है, PGI में जी एक इंस्टीट्यूशन था, उसके डायरेक्टर रहे। तो डॉक्टर धवन के साथ हमने वो लिखा, एक मोनोग्राफ लिखा डायबिटीज के ऊपर, जो कि काफी चर्चित रहा। तो जी। इस तरीके से हमारा काम चलता रहा। हम लोग जो काम करते थे, इसके पेपर्स पब्लिश करते थे, मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, वहाँ अपना पेपर प्रेजेंट करते थे, हम्म। वहाँ दूसरे साइंटिस्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था। तो जी इस तरीके से मेरा साइंटिफिक करियर हाँ, रहा। आपकी जर्मनी यात्रा भी हुई इस बीच में। हाँ हाँ हाँ, यस। तो हम लोग ने जब शुरू किया था इस पे, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स जो है वो बिल्कुल नया नया सब्जेक्ट आया था, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करना। एक होता है कि आप मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, एक होता है कि आप माइक्रो लेवल पे काम। जी तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स पे काम करने के लिए, क्योंकि उसकी फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं थी, तो मुझे जर्मनी भेजा गया। उस समय इंडो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के तहत जर्मनी से लोग आते थे और यहाँ से लोग जाते थे। तो उस इंडो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस में मुझे 1 साल के लिए भेजा गया। 1 साल 4 महीने के लिए बेसिकली होता था। जी 4 महीने हम लोग लैंग्वेज सीखते थे और 1 साल हम लोग रिसर्च लैब में काम करते थे। तो वहां पर मैंने काम किया मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स पे।
और मैंने वहां भी पेपर पब्लिश किए। वो टेक्नोलॉजी फिर आकर के हमने इंडिया में यूज की। वो जी। नई नई टेक्निक्स आई हुई थी उसके लिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा भी जर्मनी भेजा गया 1995 में। इस एक्सचेंज के अंतर्गत ये होता है कि आप बाद भी 3 महीने के लिए जा सकते हैं। तो हम्म। उसमें भी फिर मैं गया। और जैसे मैंने बताया कि ये जो मेरी ये थी स्कीम थी जो नोवो नॉर्डिस्क के साथ कोलेबोरेशन में, इसमें मैं 5 बार मुझे डेनमार्क जाने का मौका मिला। जी। तो इस तरीके से बाहर भी हम लोग ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते थे, जी। अपना काम प्रेजेंट करते थे, जी। कोलेबोरेशन करते थे। लेकिन ये था कि अब जैसे हमारी थिएटर की रिहर्सल तो शाम को होती थी, जी। लेकिन 71 से मैं आकाशवाणी का कलाकार हो गया था। जी। एक बाला साहब थे यहाँ, एमएल बाला साहब, वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे वो। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, तुम रेडियो क्यों नहीं देते हो? अब हम्म। रेडियो मेरे लिए एक ऐसी चीज थी कि सपना था, आप समझ जी। लीजिए। जी। मैं जब रेडियो के कलाकारों को सुनता था तो हम्म। बड़ी रेस्पेक्ट थी। आप सोचिए, जब पहली बार मेरी मुलाकात जयदेव शर्मा कमल जी से, हम्म। वो मेरी अमीनाबाद में जी। कस्टमर थे, वहां आए, हम्म। तो मैंने उनको देख करके मुझे तो मुझे क्या फीलिंग हुई, मैंने किसको देख लिया। मैंने अचंभा मेरी जिंदगी में खो गया कि मैंने उस आदमी को देखा जिसको मैं हमेशा पर्दे के पीछे से सुनता रहता था, आकाशवाणी हम्म। अंदर से आवाज आती रहती थी। ये तो इत्तेफाक है अनिल जी कि जी जयदेव शर्मा कमल जी जितने जी प्रतिभाशाली थे उतने ही जीवंत उनका व्यक्तित्व भी था, सामने से जी जी मिलकर जी भी उतनी बिल्कुल। खुशी होती थी। मैं आपको रेडियो का, वैसे तो लल्लन भाई थे, राधे बिहारी जी थे, आप तो सबको जानते हैं। जी। आपके समय में ये लोग सब बड़े महान, मैं तो देखिए मानता हूँ आज भी, जो पीएन श्रीवास्तव साहब, लल्लन भाई थे हमारे, राधे बिहारी लाल जी थी, शैला जी। यास्मीन जी थी, हम्म। उर्मिला जुत्सी जी थी, हम्म। प्रमोद जी थी। इनके हम्म। लेवल के कलाकार आज भी नहीं है। एक जी। तो खैर अब आकाशवाणी में उतना डेडिकेटेड लोग भी नहीं रह गए हैं कि जो कि इतना समर्पित होकर के रेडियो के लिए। उस समय क्या होता था नीलम जी, आपको याद होगा, 3 3 4 4 दिन रिहर्सल होती थी, जी बिल्कुल। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। अब तो ये है कि आप जाइए, स्क्रिप्ट पढ़िए और रिकॉर्डिंग करा दीजिए उसी दिन। हम्म। तो जाहिर है कि वो क्वालिटी नहीं बन पाती है। जी। वैसी क्वालिटी तो जितना हमारा थिएटर का मानना है कि हम्म। जितना आप रिहर्सल करते हैं उतना आप परिपक्व होते हैं, जी। और आपकी रिहर्सल जो है आपके थिएटर में रिफ्लेक्ट करती है। जी सर, तो अब एक वो और बात है, एक तो टीम वर्क है। जब आप जितना रिहर्स करते हैं ना तो एक जिसके साथ आपको जी डायलॉग जी है जी, उससे जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन हाँ बनता है, हाँ कोऑर्डिनेशन हाँ, होता है। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसमें रेडियो में दिन को दिन और रात को रात नहीं माना जाता था। जी जी। अब वो क्या होता था कि वो रिहर्सल दिन में होते थे, चाहे 75 में हमारे यहाँ लखनऊ में दूरदर्शन आ गया था, हम्म। वहां भी मैंने ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से मैं वहां भी सेलेक्ट हो गया। तो अब इन दोनों की रिहर्सल दिन में होती थी, हम्म। अब दिन में मेरे इंस्टीट्यूट का टाइम होता था। तो हम्म। उसमें मैं इस ढंग से एक्सपेरिमेंट प्लान करता था हम्म। कि मुझे रीडिंग जो है मुझे शाम को लेनी पड़े। जी। मैं रिहर्सल से ला करके, और इस मामले में मेरे कलीग्स भी मुझे बहुत मदद करते थे। मैं जी। आपको बताऊं, मैं अपने को बहुत प्रिविलेज्ड मानता हूं कि मैं हम्म। सीडीआरआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में था, जहां मेरे साथियों ने मुझे बहुत सहयोग किया। जी। बिना उनके सहयोग के मैं नहीं कुछ कर सकता था। हम्म। कि अक्सर कोई बीच में एक रीडिंग हुई, मैंने कहा भाई दोस्त मेरे, आप रीडिंग ले लेना, मैं हम्म। जरा सा रिहर्सल में हूँ, हम्म। आकर के फिर काम मैं पूरा करता था। हम्म। लेकिन अब मान लीजिए उसी समय पर रीडिंग लेनी है, तो मेरे साथी लोग कोऑपरेट करते थे। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता था, आज भी लैब्स में हमारी लाइट्स नहीं ऑफ होती हैं। हम्म। हम लोगों के लिए जो रिसर्च वर्कर होते हैं उनके लिए रात दिन कुछ नहीं होता है। जी। अगर काम है तो हम रात में भी काम करेंगे, काम है तो हम सुबह जल्दी से उठ के भी काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं जर्मनी गया तो हम्म। हमारे प्रोफेसर कहते थे, यार रस्तोगी तुम रात दिन काम में लगे रहते हो, जा करके घूमो घामो कुछ। तो हम्म। मैंने कहा साहब, घूमने घामने के लिए मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम्म। यहाँ तो मैं सिर्फ साल भर के लिए आया हूँ। मैं जितना ज्यादा सीख पाऊंगा उतने ज्यादा मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा। जी। तो मुझे 3 महीने का मैंने एक्सटेंशन भी लिया था काम के लिए। हम्म। मैं 1.25 साल रुका और 4 महीने लैंग्वेज के लिए। मेरी वाइफ भी साथ रहती थी। और जी। आपको मैं बताऊं, अक्सर ये होता था कि हम्म। मेरा रात रात में काम चलता था,
तो वाइफ हमारी लैब में ही आ जाती थी, कुर्सियां जोड़ लेती थी, वहीं सो जाती थी। जी, ऐसा ही। तो हाँ, ऐसी बहुत रातें हम लोगों ने वहाँ जी, जी। गुजारी हैं। हुँ, तो क्योंकि रिसर्च में देखिए, जैसे मैं बताऊं, जैसे थिएटर का जुनून है, वैसे रिसर्च का भी एक जुनून होता है। जी, जो काम आप करते हैं, जो इनोवेशन होता है, जो आप एक नई चीज निकालते हैं, आप पेपर पब्लिश करते हैं, उसकी जो खुशी आपको मिलती है कि मैंने आज ये चीज निकाली, जी। मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़ के कोई खुशी हो हाँ, सकती है। इजाद करना इजाद तो वो एक नया जन्म होता है किसी मैं चीज़ का। एग्जैक्टली तो मेरे साथ लकीली दोनों चीजें जो मेरी रही वो ऐसी इनोवेटिव थी कि हुँ, वहां भी मैं अपने काम को एंजॉय करता था, साइंस में भी, और थिएटर में भी मैं अपने काम को एंजॉय करता था। हुँ। अगर एक कोई काम नीरस होता तो शायद मैं उसके साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाता, लेकिन दोनों ही मेरे लिए बहुत ही क्रिएटिव थे और इनोवेटिव थे। तो ये जो आपका एक्टिंग और वैज्ञानिक सफ़र जो था वो साथ-साथ चला। आपने जी बताया 1961-62 में आपने नाटकों में अभिनय शुरू किया जी। और दर्पण के साथ जो आपका मैं वो 72 से जुड़ा, दर्पण यहाँ 71 में इस्टेब्लिश हो गया था। जी, और यहाँ पर स्वदेश बंधु जी थे, उर्मिल जी। कुमार थापलियाल जी थे, हुँ, हरे कृष्ण अरोड़ा हल्लो भैया जी थे, जयदेव जी। शर्मा कमल जी, हुँ, विमल बनर्जी, इन जी, लोगों ने यहाँ पर ये संस्था शुरू की थी। कानपुर की थी बेसिकली संस्था। जी, जी। एक्चुअली बंधु जी का ट्रांसफर एज मेडिकल रेप लखनऊ हो गया था। हुँ, तो सत्यमूर्ति जी जो थे, वो हालांकि खुद कोई कलाकार नहीं थे, हुँ, लेकिन उनके में थिएटर के लिए बहुत प्रगाढ़ प्रेम था थिएटर के लिए, और उनका विजन था। तो उन्होंने फिर कई जगह पर ब्रांचेस बनाई, लखनऊ में बनी, और 72 में इत्तेफाक से बीवी कारंत को बुलाया गया, जो जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्कॉलर थे। जी। तो सत्यमूर्ति जी की अप्रोच ये रहती थी कि यहाँ जो यूपी में थिएटर हो रहा है सब यहीं के लोग करते हैं छोटा मोटा, हुँ, अगर हम बाहर से 62 में ये स्टेब्लिश हो चुका था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बन गया था, जी। 61 में हमारी संस्था बनी थी। तो सत्यमूर्ति जी को ये लगा कि वहाँ के ट्रेंड लोगों को अगर हम यहाँ बुलाएंगे तो हुँ, यहाँ जो बच्चे जो ट्रेन होकर के निकलेंगे वो हुँ, अच्छा थिएटर करेंगे, जी। रादर देन डूइंग रूटीन थिएटर। हुँ, हुँ, तो इसलिए ये उन्होंने अपनी स्कीम बनाई। उसी स्कीम के तहत उन्होंने बाबा कारंत को बुलाया। हुँ, उन्होंने गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नाटक हयावदन किया था, जो जी, बहुत ही मशहूर नाटक है। जी। उसमें ज्यादा कलाकारों की जरूरत थी। हुँ, तो बंधु जी मुझे स्टेज पे काम करते हुए देख चुके थे, हुँ, तो उनको लगा कि इस बच्चे को अगर लाया जाए हुँ, तो हम अपने ग्रुप में कर सकते हैं। हुँ, तो मुझे याद है मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी, एंड हुँ। आई जस्ट सॉ बंधु जी वॉकिंग इन माय लैब। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि भाई इतना बड़ा कलाकार मेरे लैब में आया। तो मैंने कहा बताइए, उन्होंने कहा भाई आप दर्पण में काम करना पसंद करेंगे। हुँ, अब दर्पण के बारे में एक साल में ही उस संस्था ने अपने को इतना एस्टेब्लिश कर लिया था जी, कि वाहवाही हर तरफ हो रही थी। हुँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया दर्पण। और हुँ, देखिए वो उस दिन का ज्वाइन किया हुआ 72 का है, हुँ, आज भी मैं दर्पण के साथ में हूँ। और जी, जो भी कुछ मैंने अचीवमेंट थोड़ा बहुत किया है, वो हुँ, सारी की सारी देन जो है वो दर्पण की और इसके कलाकारों की है। जी। इसी में आपने दर्पण में ही एक महिला कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का बहुत जी 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 बिल्कुल। मुहिम चलाया। मैं आपको बताएं, हुँ, नीलम जी, जब महिला कलाकार उस समय ज्यादा आते नहीं थे। हुँ, मुझे याद है जब मैंने 61-62 में थिएटर शुरू किया था, तो हुँ, अच्छे जो घरेलू परिवार होते थे, हुँ, मतलब उस समय एजुकेशन भी नहीं होती थी, थिएटर तो बहुत दूर की चीज है। तो उस समय कुछ हमारे यहाँ लड़कियां ऐसी थी जो प्रोफेशनल कहलाती थी, प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो एक्टिंग करती थी, आप उनको पैसे दीजिए, आपके साथ आके एक्टिंग करेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। हुँ, ये जो घरेलू लड़कियों का आना जाना नहीं होता था, हुँ, ये हमने फिर शुरू किया। हम एक साथ क्या रिहर्सल करते थे, फूल बिहारी रस्तोगी जी। जी, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, हुँ, तो उससे हमारी वाइफ की एक फ्रेंड थी बीना भाटिया, वो जी, जुड़ी। हुँ, वो जो फूल बिहारी जी थे उनकी अपनी बेटी जुड़ी। एक हुँ, हमारे यहाँ संध्या दीप, आपने नाम सुना होगा, अखिलेश दीक्षित बहुत अच्छे जी, हमारे वो पत्रकार में हैं, जी। नहीं नहीं, पत्रकार भी थे और वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बहुत अच्छे थे। जी, जी, बहुत तो उनकी उससे शादी हुई, संध्या हमारी कजिन है। हुँ, संध्या उन्हीं के बहाने लाई गई यहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। और हुँ, उस समय क्या होता था कि जैसे हमें फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत है, हुँ, तो मैं बजाय इसके कि मैं उस लड़की को बुलाऊं, मैं उसके घर जाता था।
उसके पेरेंट्स से बात करता था कि भाई जी। देखिए मेरी ऐसी ऐसी संस्था है, उसमें हम लोग ये नाटक करते हैं, लड़की की आने की जिम्मेदारी उसकी है, छोड़ेंगे उसको हम, क्योंकि रात हो जी, जाती थी रिहर्सल में। जी, जी। तो मुझे याद है मैंने ये भी काम मैंने मेरे और साथियों ने भी किया है कि हम लोग रात रात में जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी उनको छोड़ने जाते थे। जी, ये हिचक जो जो उनकी देहरी से बाहर आई वो इसी वजह से आई, जी 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 इनसिक्योरिटी जी सबसे बड़ी बात थी। जी जी वो बहुत नहीं, और मैं भी इस चीज को समझता था, तो हुँ, इसीलिए मैं लड़कियों से बात पहले करता ही नहीं था। मैं हुँ, पहले उनके पेरेंट्स से बात करता था, गार्जियन से बात करता था, और उनको कॉन्फिडेंस में लेता था कि भाई आपकी बच्ची सेफ रहेगी, उसको कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। तो वो लोग भी परमिट करते थे। तो अब तो खैर, अब तो आप देख लीजिए कि जमाने ही बदल गया, अब तो लड़कियां लड़कों को छोड़ती हैं। अच्छा जी अनिल जी, एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है आपकी एक्टिंग को ही लेकर, और शायद ये आपके जो सीडीआरआई के पुराने जो आपके मित्र आपसे मतलब प्रभावित आपके मित्रों का संगठन है, उन्हीं में से कहीं से ये आंकड़ा निकल के आया है कि क्या? अपने अभिनय की यादगार पारी में आपने 82 साल की उम्र तक 100 नाटक किए, 1000 से ज्यादा उनके शोज हुए। जी जी इससे भी बिल्कुल। ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि आपने अपने जीवन के 60 साल इन 100 नाटकों की रिहर्सल और मंचन को दिए। जी जी ये 64 आंकड़ा साल, ये 64 साल, निकाला हाँ। उन्होंने जी। हाँ तो 64 साल, जी जी जी, तो बिल्कुल सही बहुत बात। ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट आपने अपने करियर और थिएटर के बीच बनाकर रखा। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये जरूर था कि इसकी वजह से थोड़ा मैं, फिर थोड़ी मेरी फैमिली नेग्लेक्ट होती थी। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं, मेरी जब शादी हुई थी तो जी। मेरी वाइफ सिर्फ हाई स्कूल पास थी, हुँ, और उस जमाने में तो बेटियों की ही पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बहू की पढ़ाई तो और दुष्कर थी। लेकिन हमारी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया। हमारी वाइफ को ये लगता था कि मेरे हस्बैंड एमएससी पास हैं, और उस जमाने में एमएससी पास बहुत से लड़के विदेश चले जाया करते थे, जी। और हमारा जो सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, वो हुँ, सोचिए मैं उस बैच का पहले बैच का स्टूडेंट हूँ। हुँ, 1960 में बायोकेमिस्ट्री अलग हुआ था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और मेरा पहला बैच था जिससे मैं एडमिट हुआ। 62 में हम, हमारा बैच जो पहला बैच पास हुआ था। तो उनको ये लगा कि ये लोग तो सब विदेश जाएंगे, अगर मैं बिना पढ़ी लिखी हूँ कि मैं तो घर ही छूट जाऊंगी। तो ये जो उनका जज्बा था, इसने उनको प्रेरित किया पढ़ाई के लिए, और हुँ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। उन्होंने इंटर किया, फिर एज ए फर्स्ट मैरिड स्टूडेंट ऑफ हुँ, आईटी कॉलेज, उन्होंने आईटी कॉलेज से बीएससी किया, फिर एमए एंथ्रोपोलॉजी में किया, पीएचडी किया, और हुँ, फिर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया नारिक्षा निकेतन में, जी, और 38 साल वहां पढ़ाया। तो जी। क्या था कि चूंकि उन्होंने भी एक अपनी एजुकेशनल लाइन ले रखी थी, तो हम दोनों में कोई क्लैश नहीं होता था। हुँ, She used to be busy in her own studies initially, and हुँ। then at later stages in teaching, और मैं अपने थिएटर में रहता था। तो इस वजह से कभी ये नहीं हुआ कि जो मेरा टाइम मैनेजमेंट में कोई क्लैश होता हो। जी, तो तो ये भी मैं ईश्वर की मर्जी ही कहूंगा कि वो, उन्होंने हमें लाइफ, ऐसा लाइफ पार्टनर दिया कि जिनकी एक अपनी लाइफ चल रही थी और मेरी अपनी लाइफ चल रही थी, कोई जी, सब क्लैश में नहीं। पॉजिटिव वेव्स जी आती जी जी चली गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं देखता था कि वाइफ जब क्लासेस भी लेके जाती थी तो ये हुँ, बहुत तैयारी करके जाती थी, कभी हुँ, ऐसा नहीं होता था। एंड आई हैव फाउंड हर दैट शी वाज नेवर लेट। हुँ, मतलब सुबह 7 बजे, आप सोचिए कि कड़ाके की ठंड में भी ये 7 बजे क्लास लेने जाती थी। हुँ, हुँ, तो और वो इनका ये मशहूर था, क्योंकि सुबह में मोबाइल फोन तो थे नहीं, हुँ, ऑफिस खुलता नहीं था, ये जाके अपना कमरा, इनका एक चपरासी आ जाता था जो कमरा वमरा खोलता था। तो हुँ, टीचर्स को, वहाँ स्टूडेंट्स को ये रहता था कि अगर रस्तोगी मैम जो है, सुधा मैम, अगर 7:10 तक नहीं आई हैं, तो हुँ, इसके माने आज उन्होंने छुट्टी ले ली है, हुँ। और बाद में इंफॉर्मेशन आएगी। तो इतनी पंक्चुअलिटी वगैरह रहती थी। तो जी, जब एक डिसिप्लिन जीवन होता है तो जी, उसमें फिर कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। जी, जी। सपोर्ट सिस्टम भी बहुत घर के अंदर ही था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो भी मुझे बहुत प्रमोट करते थे। जी, एक्चुअली मेरी मेरी सारी पढ़ाई की
मेरी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सारी जो है उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी। ये आपका भाई साहब का जब आपने जिक्र किया है, क्योंकि ये जिक्र तो थोड़ा आगे चलकर हम आपके साथ करना चाहते जी थे, ये जी जो बिल्कुल आपका बिल्कुल, हाँ। हरिओम सेवा ट्रस्ट जी आप जी लोगों के बिल्कुल बिल्कुल परिवार का बिल्कुल रहा, बिल्कुल। तो यहाँ चूंकि स्मरण हो गया है तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये भी आपने जैसे खोजें की बीमारियों को लेकर, और जितनी वैक्सीन से लेकर सारी चीजें, उसी तरह का पैरेलल ये दूसरा काम है जिस तरह से आपने इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को जो जी मदद जी पहुंचाई, जी, तो कुछ। एक्चुअली इसका भी ये था जी। कि यहाँ पर एक रका जी जो है, मेरे दिमाग से अब नाम स्लिप होने लगे हैं। कोई यहाँ बात पर नहीं। एक संस्था थी, भाई साहब उसके सदस्य बने। जी। वो संस्था आज भी है और वो लोगों की मदद करती थी। जी। तो उसमें मेडिकल कॉलेज के भी कभी कभी पेशेंट्स आते थे, लेकिन वो बहुत दूर पड़ती थी। जी। तो भाई साहब को लगा कि ये मेडिकल कॉलेज के पेशेंट्स तो बहुत से, अच्छा हम लोग चूंकि मेडिकल कॉलेज के पास रहते हैं तो अक्सर हम लोग मेडिकल कॉलेज जाते थे। और आप सोचिए उस समय नीलम जी 10-12 बेड्स का की इमरजेंसी होती थी। हम्म। वहां पर एक लाइट लगी रहती थी जिसपे क्रॉस, लाल क्रॉस बना रहता था, उसको लाल बत्ती कहा जाता था। जी। और आज आप सोचिए कि वहां पर मेरा ख्याल है 7-8 मंजिला इमारत बनी है, हर एक मंजिल में कम से कम 20-20 22-22 कमरे हैं, जी। और तब भी ओवर क्राउडेड रहता है। हम्म। तो भाई साहब अक्सर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने देखा कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं, वो भाई दवाएं तो वहां दी जाती हैं लेकिन हम्म। सारी दवाएं नहीं मिल पाती मेडिकल कॉलेज में। तो हम्म। उनको लगा कि अगर हम इन गरीब मरीजों की मदद करें तो इट विल बी समथिंग वेरी बिग। तो जी। उन्होंने लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप बनाया, हरिओम सेवा केंद्र के नाम से, हम्म। जिसमें डोनर्स तमाम जो थे उन्होंने, देखिए यहाँ डोनर्स बहुत से हैं, हम्म। बहुत लोग दान देना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पैसा सही जगह पे सही पहुंचे, जगह जाए, जी उसका बिल्कुल मिस सही। यूटिलाइजेशन ना हो। हम्म। तो इस मामले में मेरे भाई साहब बहुत लकी थे। उन्होंने संस्था बनाई, उसे प्रेसिडेंट बनाया, सेक्रेटरी बनाया, ट्रेजरर बनाया, और हम्म। लोगों से चंदा लेना शुरू किया। जी। हमारे एक यहाँ पर होटल लीनियज है, जी। और उन्हीं का होटल यहाँ गोमती नगर में भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाधवा जी हैं। हम्म। उन्होंने एक कमरा बनवा दिया, एक मेडिकल कॉलेज की एक स्पेस पड़ी हुई थी, हम्म। और वहां से हम लोग दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जी। हमारी संस्था के बारे में कहा जाता है कि जैसे प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, हम्म। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ कुआं जाता है प्यासे के पास। वाह। हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं हम्म। वो मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, और हम्म। वहां पर नर्सेज और डॉक्टर्स से मिल करके, हम्म। उनसे बात करके कि कौन मरीज जो है किसको क्या दवा चाहिए। जी। जी। तो तमाम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, और हम्म। तमाम जो ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा समर्थ नहीं होते हैं, कोई हम्म। बेचारा अपना खेत बेच के आता है, कोई घर गिरवी रख के आता है, कोई मतलब एक से एक गरीबी में आते हैं लोग, तो उनको डॉक्टर नर्सेज हमें बताते हैं, हमारे वॉलेंटियर्स उनके पर्चे से अपना पर्चा बनाते हैं, जी। और उसकी स्लिप उनको दे देते हैं, और उनको 3 बजे हमारे ऑफिस में बुलाते हैं उनके अटेंडेंट को। हम्म। और जितनी उनकी दवाओं की रिक्वायरमेंट्स होती है, दवाएं हैं, इंजेक्शन है, किसी को ब्लड चाहिए, वो सब फ्री देते हैं। हम्म। ये सब हमारे डोनर्स की वजह से हो पाता है। जी। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ, हमें एक साहब ने पहले स्टेट बैंक ने दी थी हमें एक एम्बुलेंस, वो हमारी अब पुरानी हो गई, तो एक और अग्रवाल साहब है, उन्होंने हमें एक नई एम्बुलेंस गिफ्ट की है। जी। हमारी एम्बुलेंस का काम होता है 10 बजे हम उसको मेडिकल कॉलेज के पीआरओ को सुपुर्द कर देते हैं, हम्म। और ट्रॉमा सेंटर से और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी से हम्म। जिन पेशेंट्स को वार्ड्स में शिफ्ट करना होता है, हम्म। किसी को मेडिकल वार्ड में, किसी को चिल्ड्रन वार्ड में, किसी को नेफ्रोलॉजी में, किसी को ये जो नए सेंचुरी हॉस्पिटल्स बने हैं, सेंटेनरी हॉस्पिटल्स बने हैं, वहां पर इस हम्म। ढंग से उनको शिफ्ट करते हैं हम लोग। जी। उसमें ड्राइवर हमारा होता है, गाड़ी हमारी होती है जो डोनेशन मिली होती है, पेट्रोल हमारा होता है। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स उनके आते हैं, हमें मेडिकल कॉलेज में स्पेस दे रखी है जिसमें हम उनको रैन बसेरा देते हैं, जी। उनको रात में ठहरने की जगह,
कंबल, चादर, सॉर्ट ऑफ कूलर, गर्मियों में ठंडा पानी, जाड़ों में गर्म पानी, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और हफ्ते में 6 दिन हमारी सीता रसोई चलती है। अच्छा, इसमें हाँ, क्या होता है? उसमें हम 100 से सवा 100 लोग, जो जो पेशेंट्स होते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, अच्छा, उनके उनको हम लिए उनको हम खाना प्रोवाइड करते हैं। भोजन की व्यवस्था। और इस खाने में अक्सर हमसे और लोग भी जुड़ते हैं, जैसे हुँ, किसी के यहाँ बर्थ बर्थ एनिवर्सरी है, किसी हुँ, के यहाँ डेथ एनिवर्सरी है, किसी हुँ, की मैरिज एनिवर्सरी है, हुँ, तो वो लोग हमें एडिशनल फंड्स देते हैं। तो उस हुँ, दिन हम डबल खाना ये कर देते हैं, जी, उसको हम और बांटते हैं खाना फ्री लोगों को। जी, तो इस टाइप से मेरे ब्रदर ने टोटली अपने को करीब 26-27 साल पहले सब हुँ, बिजनेस वगैरह छोड़ के इसी में डेडिकेट कर दिया था। हुँ, हुँ। और लोग सब, डॉक्टर्स भी, पेशेंट्स भी उनका बड़ा रिगार्ड करते थे। तो जुनून की बात हो गई। जी जी, जी जी। हुँ, अब भाई साहब हमारे नहीं है, उनकी 3 साल पहले डेथ हो गई। तो जी, मैं उस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। और जी, अब वो सारा काम मैं अपने सहयोगियों के साथ मिलके करता हूँ मैं। जी। अ, ये अनिल जी, मैं चाहूँगी कि जो आज के युवा वैज्ञानिक हैं, जैसे जी जो कॉर्पोरेट लैब्स वगैरह का जिनको प्रेशर रहता है, आपने तो मतलब जो समय देखा और जिस तरह से किया, किसी ने आपके साथी ने ही ज़िक्र किया कि जो जितना आप अपने एक्सपेरिमेंट का खुद ध्यान रखते थे, कि आप एक छोटा-सा टाइपराइटर भी अपने साथ रखते थे कि जी जी जो जी जी लिखना जी। करना है वो लेट ना हो। मैं खुद ही करने की कोशिश करता था। बिल्कुल जी। सही बात है ये। तो आज के जो युवा वैज्ञानिक हैं, जो कॉर्पोरेट लैब्स का प्रेशर है, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक चीज नीलम जी देखी है कि जो काम आप करिए हुँ, उसमें डूब करके करिए, सिंसियरिटी से करिए, तो आपको सफलता मिलती है। देखिए, एक चीज होती है परसीवरेंस, हुँ, लगे रहना। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जर्मनी में ही मैं काम कर रहा था। हमारा एक रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया। हुँ, मेरा प्रोफेसर भी बहुत एक्साइटेड था, यार कि तुमने क्या चीज निकाल दी है। हुँ, लेकिन मैंने कहा कि साहब इसको कंफर्म भी करने दीजिए पहले। हुँ, कंफर्म किया तो रिजल्ट नहीं आया मेरा। हुँ, तो हुआ ये था कि एक आर्टिफैक्ट उसमें हो गया था, कुछ कुछ चीज गलती से मिल गई थी, हुँ, कुछ कंटेमिनेशन हो गया था। जी, इसी तरह हमने सीडीआरआई में एक काम किया था, ये जो मैंने आपको बताया, एनसिस्टमेंट एक्सिस्टमेंट का काम। जी, हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ कि एक एक केमिकल डालने से जो अमीबा थे वो एक्सिस्ट कर जाते थे। ये अच्छा, पेपर हमने जर्नल ऑफ प्रोटोजोलॉजी इंग्लैंड से छपता था, उसे हुँ, मैंने भेज दिया वहाँ। एक्सेप्ट भी हो गया, बस छपा नहीं था, एक्सेप्ट हो गया था। हुँ, बाद में हमने काम किया, वो हमारा रिपीट ना हो, एक्सपेरिमेंट रिपीट ना हो, हमने कई तरीके से चीजें ट्राई की। हुँ, फिर पता लगा एक जगह कहीं पे जो हम गलती कर रहे थे, जो शुरू में हमने किया था हुँ, वो नहीं कर रहे थे, उस स्टेप की वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। अब हुँ, आप सोचिए, इतने दिन मेरे गाइड हुँ, प्रोफेसर अग्रवाल थे, एस सी अग्रवाल साहब, हम लोग परेशान रहे कि अरे हमने तो पब्लिकेशन के लिए भेज दिया है, हुँ, हमें पेपर विड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई हम अपने रिजल्ट रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, तो ये लाइफ में ये टेंशन्स भी आते हैं। जी, लेकिन उस टेंशन से मैं भागा नहीं, मैं हुँ, लगा रहा उस पे, और जी, लगा रहा उस पे, और मुझे सक्सेस मिली। तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो भी काम करे जी, अच्छी तरह से पढ़ करके। आज तो देखिए हर चीज हम लोग तो लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने के लिए, अब तो हर चीज नेट पे अवेलेबल है, सारा डेटा अवेलेबल है। उसको पढ़ करके उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो भी काम करें डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से करें। और अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हार न माने। हार मान करके छोड़ देने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जी, लगे रहिए, और अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये थिएटर के लिए भी सही है और ये हुँ। इसके लिए भी सही है। अच्छा, अनिल जी, ऑल इंडिया रेडियो से लेके ओटीटी तक आपने बहुत अलग-अलग माध्यमों में जी 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 सफलता जी जी। पाई है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके इसके चले साथ आप? आप टीवी कमर्शियल्स भी जोड़ जी, दीजिए। जी, वही कह रही हूँ कि देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा हुँ, और जो सबसे मेहनती और सबसे ज्यादा पेई है, वो हुँ, होता है रेडियो पे काम करना। जी, रेडियो पे जो आप काम करते हैं, रेडियो में मेरा मानना है, आई हुँ, डोंट नो अदर्स इसको कैसे लेते हैं, मेरा मानना है
चूंकि आप रेडियो में अपनी आवाज से, अपने आवाज के मॉड्यूलेशन से, अपने आवाज के डिस्टेंसेस से, अपने आवाज के इंटेंसिटी से आप पूरा सीन क्रिएट करते हैं। जी। दर्शक जो है वो तो श्रोता होता है, वो देख तो रहा नहीं होता है, हम्म। लेकिन अगर आप आंख बंद करें और सीन वो दिखाई दे, वो रेडियो नाटक की सफलता होती है। जी बिल्कुल। ये तो मानती है ना। तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि रेडियो नाटक सबसे दुष्कर चीज होती है, जी। क्योंकि जब आप स्टेज पे करते हैं तो जो आप कर रहे हैं, भले ही आपकी एक्टिंग वीक हो, लेकिन दर्शक वो देख दिख रहा है रहा आप क्या है। कर रहे हैं। जी जी। आप जो बोल रहे हैं वो तो सुन रहा है, देख भी रहा है आपको, हम्म। और देखते हुए आपका बोलना भी सुन रहा है। हम्म। टेलीविजन पे आप कर रहे हैं, वहां भी आपको देख रहा है, फिल्म में भी आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसी विधा है जहां आप अपनी आवाज से क्रिएट कर रहे हैं कि क्या सीन हो रहा है। आप किसी की पिटाई कर रहे हैं, आप बीमार हैं, हम्म। आप, मैं आपको बताऊं इसका फायदा मुझे मिला। हम्म। मैंने प्ले किया था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। जी। ये सुरेंद्र वर्मा जी का अवार्डेड नाटक है, बहुत ही मशहूर नाटक है। बहुत मशहूर। और हाँ, और ये डायरेक्ट किया था उर्मिल कुमार थपलियाल जी हम्म। ने। मुझे याद है मेरा नाटक देखने सुरेंद्र वर्मा जी भी आए थे, जो इसके लेखक थे। जी। तो उन्होंने शुरू में तो कुछ सवाल किए, लेकिन हम्म। बाद में कन्विंस हो गए। हम्म। उसमें क्या था, एक बेडरूम सीन था हम्म। कि राजा जो है वो इम्पोर्टेंट है, हम्म। तो रानी को एक अपना उत्तराधिकारी नहीं दे सकता है। हम्म। तो उस समय नियोग की प्रथा होती थी। नियोग की प्रथा में पूर्णमासी के दिन तमाम राजा लोग आते थे, और रानी जिसको चुन लेती थी हम्म। उसके साथ फिर वो बेड में रहती थी। हम्म। और मंत्री लोग इसको सपोर्ट करते थे कि भाई हमें तो उत्तराधिकारी चाहिए। हम्म। तो इसको कोई गलत प्रथा नहीं माना जाता था, ये एक समाज द्वारा अपनाई हुई प्रथा थी। जी। अब उसमें सवाल ये है कि बेडरूम सीन है। हम्म। मैंने उसमें प्रतोष का रोल किया था, हम्म। और नीरजा गुप्ता का नाम आप जानती होंगी, बहुत जी सीनियर आर्टिस्ट थी जी हमारी रेडियो जी। की। मुझसे बहुत सीनियर थी रेडियो पे वो, मैं तो बहुत बाद में गया। हम्म। थिएटर में हम लोग साथ साथ आए थे, हम्म। दर्पण में। लेकिन नीरजा जी रेडियो पे बहुत पहले से कर रही थी, जी। और मैं उनसे बहुत जूनियर। वो कर रही थी शीलवती का रोल, मैं कर रहा था प्रतोष का रोल, हम्म। जिसको वो चुनती है। हम्म। तो अब उसमें बेडरूम सीन दिखाने की एक बड़ी मर्यादा है, अब मंच पे कैसे दिखाएंगे आप। जी। तो और उसमें डायलॉग्स भी उस टाइप के थे। हम्म। तो थपलियाल जी ने इसको कंसीव किया कमल जी की मदद से, क्यों ना ये दोनों रेडियो आर्टिस्ट हैं, हम इनके डायलॉग्स जो हैं वो पर्दे के पीछे से माइक पे दिलवाएं, हम्म। और स्टेज को हम लाइट से इन लोगों को डिपिक्ट करें। हम्म। मतलब लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थिएटर में, आप जानती जी हैं। जी। तो उस समय पीर गुलाम जी थे। पीर हम्म। गुलाम जी लाइट के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जी जाते बहुत महान काम है ना। है उनका हाँ जी हाँ हाँ। थिएटर में तो जी। उन्होंने एक कलर, ग्रीन कलर लिया फीमेल वॉइस के लिए, हम्म। और येलो कलर लिया मेल वॉइस के लिए। वाह। तो जब मैं बोलता था तो हम्म। और बिस्तर दिखाया था भैया जी ने, बिस्तर है जिसपे कोई सिलवट नहीं पड़ी हुई हम्म। है, मीन्स द बेड इज नॉट बीइंग यूज्ड, हम्म। यू सी। और उस पे राजा एक तरफ खड़ा हुआ है हम्म। किनारे। हम्म। जब मेल वॉइस आती थी तो एक लाइट आती थी, फीमेल वॉइस आती थी दूसरी लाइट आती थी, और जब उसका क्रिसेंडो बनता है तो हम्म। वो सितार के झाले से और दोनों लाइट्स एक जगह फिक्स हो जाती। जी जी। अब हम लोग चूंकि रेडियो आर्टिस्ट थे, तो हम्म। हम लोग जो डायलॉग डिलीवरी थी हमारी, हम्म। उसमें जो जो उसके इमोशंस थे, जी। वी कुड डिस्प्ले दैट। कि ओके। आप अगर आंख बंद कर लें तो हम्म। आपको लगेगा कि मंच पर क्या हो रहा है। जी और जी। यही उस नाटक की सफलता थी। जी। बल्कि इसको जब मैं कलकत्ता गया दूसरा नाटक करने, तो लोगों ने हमारी फोल्डर में पढ़ा कि भाई ये कैसे किया। शमानंद जालान जैसे ग्रुप ने, हम्म। अभिजीत भट्टाचार्य थे उनके यहाँ शायद, हम्म। और चेतना जालान जी उनकी वाइफ ने रोल किया। तो बोले यहाँ तो सड़े अंडे और टमाटर चल गए इस सीन पे। तो मैंने कहा वो तो चलेंगे ही भाई। जब आपने आप एग्जीक्यूट कैसे किया? जब आप अमर्यादित हो जाएंगे। तो ये चीज शुरू में तो सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि आपने क्यों इसको बैक से किया, मंच पे क्यों हम्म। नहीं किया। तो हम्म। थपलियाल जी ने यही कहा कि आप बताइए सुरेंद्र वर्मा जी, आप मर्यादा के कितने दायरे तक आप रह सकते हैं इसमें,
और कितने की बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो जी, उन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया। तो मेरा मानना यह है कि रेडियो जो है मुझे आज भी हेल्प करता है, चाहे थिएटर हो, चाहे मेरा टेलीविजन हो या वो हो। जहां तक ओटीटी का सवाल है कि मैं चूंकि दूरदर्शन का आर्टिस्ट हो गया था, जी, तो 1986 में यहाँ पहली फिल्म बनी, मतलब पहली फिल्म में मैंने काम किया। सुधीर मिश्रा जी हैं, उनके जी, फादर प्रोफेसर थे यहाँ, डीएन मिश्रा साहब, लखनऊ हुँ, यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और हेड थे। उन्होंने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी जब मैंने पीएचडी की थी। हुँ, तो आपको मालूम होगा पीएचडी में एक फॉरेन लैंग्वेज करना कंपलसरी कंपलसरी जी, होता था। जी, तो मुझे फ्रेंच प्रोफेसर डीएन मिश्रा ने पढ़ाई थी। उन्हीं के बेटे थे सुधीर मिश्रा, उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी, उनकी डेब्यू फिल्म थी वो, ये वो मंजिल तो नहीं। जी, बहुत तो चर्चा हुई थी इसकी। जी जी, उस बहुत चर्चा हुई थी, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है उनको। जी, तो मैंने उसमें एक प्रो ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था। वो रोल भी मुझे ऐसे ही मिला कि लोग मुझे थिएटर से जानते थे हुँ, और जानते थे ये आदमी टीवी भी करता है तो कुछ न कुछ कर ले जाएगा। जी, उसके बाद फिर बड़ा ब्रेक थ्रू जो मुझे मिला, वो मुझे मिला सीरियल उड़ान में, आपको जी, याद होगा उड़ान, उड़ान, जी, 1989 में। हुँ, उस समय सिर्फ डीडी वन हुआ करता था। जी, तो वो भी मुझे थिएटर की बदौलत मिला। मैं हुँ, यहूदी की लड़की का शो कर रहा था चौक में। उस बार लखनऊ महोत्सव 3-4 इलाकों में मनाया गया था, चौक में, गोमती नगर में, हुँ, जहां पर होता है वहां पर इस ढंग से। तो पता नहीं कैसे कविता चौधरी के भाई इत्तेफाक से मेरी ऑडियंस में मौजूद थे। हुँ, तो उसमें मैं रोल मेरा थोड़ा बहुत पॉपुलर भी हुआ था मेरा रोल वो। हुँ, तो उसको जब वो मेरा प्ले हो गया तो मेरे पास ग्रीन रूम में है, बोले मेरी बहन एक सीरियल बना रही है डीडी वन के लिए, आप काम करेंगे क्या? हुँ, अब देखिए मैं रेडियो पे टीवी पे काम तो करता था, लेकिन हमारे सीरियल वगैरह जो ज्यादातर बनते थे लखनऊ से टेलीकास्ट होते थे। जी, ये डीडी वन के लिए बन रहा था जो कि पूरे नेशनल हाँ, जिसका नेशनल के टेलीकास्ट लिए होना था, था। जी, तो मैं फौरन तैयार हो गया और खैर उन्होंने साहब मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया, सिर्फ हुँ, मेरे प्ले की वजह से ही उन्होंने मुझे चुन लिया उस रोल के लिए, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, जो जी। कि उनका और वो मेंटर भी था। सीरियल वैसे ही मतलब पॉपुलर और उतने ही बहुत पॉपुलर था जी। लोगों को पसंद आया जितना रामायण और महाभारत के लिए लोग दीवाने रहते थे। जी 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 जी। मुझे याद है मैं जब जाता था अपनी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद हैं। क्योंकि उसमें कोई मेरा मेकअप तो होता नहीं था, सिर्फ हुँ, मुझे वर्दी पहनाई जाती थी। हुँ, हुँ, तो उसके बाद फिर मेरा सिलसिला चलता रहा। फिर जो असली ब्रेक थ्रू मेरे करियर में है, मैंने बीच में बहुत फिल्में की, मतलब हुँ, छोटी मोटी हुँ, रोल करके। हमारे आरडी सिंह थे, आरडी भाई यहाँ दूरदर्शन में आप जानती हैं। जी, जी, आरडी सिंह जी ने एक फिल्म मरीचिका बनाई, हुँ, उसमें उन्होंने मुझे रोल दिया, उसमें मैंने रोल किया। फिर यहाँ हमारे जैन साहब हैं, जो बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, जी, सुभाष जैन जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई खून बहा गंगा में, हुँ, उससे मैंने रोल किया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू जो हुआ मेरा वो हुआ इशक ज़ादे से। जी, जी, 2012 में हुँ, यहाँ पर बड़ी निराली फ़िल्म थी। जी 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 जी। मैं अगर ये कहूँ कि इशक ज़ादे ने मेरा टोटल करियर ही बदल दिया, तो हुँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, क्योंकि जब उसका ऑडिशन हुआ, मेरे दोस्त यहाँ सुधांशु सावंत थे, उन्होंने कहा भाई रस्तोगी जी वो आ रहे हैं, आप तो फिल्म विल्म करते ही रहते हैं, ऑडिशन आप भी दे दीजिए हुँ, और ऐसा करिएगा कुर्ता पैजामा भी लेते जाइएगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैं गया, तो जैसे कैजुअल ऑडिशन हम लोग देते थे, मैंने दे दिया ऑडिशन। बल्कि उसमें मैं आपको बताऊं एक डायलॉग मैं समझ नहीं पा रहा था। तो हुँ, मेरे बगल में मेरे मित्र थे अशोक सिन्हा, हुँ, वो भी वही उसी रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे। मैंने कहा अशोक यार ये डायलॉग मेरी समझ नहीं आ रहा है। हुँ, अशोक ने मुझे आसानी से बता दिया, अरे डॉक्टर तो बड़ा आसान है। हुँ, तो मुझे लगा अरे मैं क्यों नहीं ये डायलॉग बोल पा रहा था जो इसने 1 मिनट में बता दिया मुझे। हुँ, लेकिन एज द चांस वाज मेरा सिलेक्शन हो गया, अशोक का नहीं हुआ। हुँ, तो ये भी देखिए यहाँ मेरा मानना है नीलम जी, यहाँ भी लक होती है अक्सर। जी, जी, भाई जब बताइए वो शख्स मुझे डायलॉग में हेल्प कर रहा है, हुँ, तो जाहिर है उसने और डायलॉग भी अच्छे ही किए होंगे। हुँ। बट एज द लक वाज आई गॉट द चांस। हाँ, नहीं और देखिए देखिए वही बात आ जाती है ना कि अभिनय के साथ में और कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जी जी और जी जी। टोटल कुल मिला के उसका प्रभाव क्या बनता है। हाँ कोई हाँ किसी बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज़ में
अच्छा है, लेकिन आपकी जो कहानी चली है वो इतने डिवोशन की है कि आपने सारे जो उसके अवयव थे, सारे हिस्से जो है थिएटर, रंगमंच नहीं, बिल्कुल और ठीक आप फिल्म कह के रही हैं। ना, इस तो मामले में आप एक एक उसके जितने हिस्से हैं उनके बारे में आपका जुड़ाव था, और ऐसे लोग मिले आपको, मतलब आपके जी, डायरेक्टर्स ने भी आपको कस के बहुत बहुत परिश्रम सपोर्ट कराया। किया, बहुत 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 सपोर्ट जो किया, बहुत सपोर्ट एक एक सेल में, जिस तरह से आपने अभी उस दृश्य का जिक्र किया था ना, सुरेंद्र जी, वर्मा जी, जी के थपलियाल, प्ले का। उर्मिल कुमार थपलियाल जी का मेरे हाँ, तो करियर में बहुत बड़ा जी, कंट्रीब्यूशन है, जी। क्योंकि जो मैंने 100 नाटक किए हैं, हुँ, उसमें कम से कम मैंने 30 टू 35 नाटक जो हैं, वो उर्मिल कुमार थपलियाल जी के साथ किए हैं। जी, और आपके और थपलियाल जी के नीरजा साथ जी मैं के आपको बिना, बताऊं, आपके और थपलियाल नीरजा जी के बिना उर्मिल थपलियाल जी दर्पण में कुछ करने की सोच भी नहीं पाते थे आसानी से। इसका तो मैं आपको किस्सा बताऊं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जी। वो हम लोगों को दर्पण द्वय कहते थे। हुँ, भाई कितने मशहूर लेखक रहे हैं डॉक्टर जी, लाल, आप जी, लोग तो बहुत जानते ही हैं। तो वो भव्य दर्पण नाटक द्वय लिखे उन्होंने जी। कहते थे कि काम दे दीजिए, हुँ, रस्तोगी मैनेज कर देगा, हुँ, क्रिएटिव वर्क जो है उसका वो थपलियाल जी देख लेंगे। तो हुँ, थपलियाल जी वाज मोर क्रिएटिव हुँ। डायरेक्टर, आई वाज मोर मैनेजेरियल डायरेक्टर। जी, तो तो थपलियाल जी का मेरे करियर में बहुत बड़ा हिस्सा रहा। जी, उनके साथ मैंने बड़े-बड़े प्लेस किए, और जो अभी तक मेरा सबसे मशहूर नाटक यहूदी की लड़की था, जी, मैं आपको बताऊँ ये रोल पहले हमारे यहाँ खेर साहब कर रहे थे, अनुपम खेर जी। अनुपम खेर जी। हाँ, हाँ, और मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था। और हुँ, जब खेर साहब को मालूम हुआ थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं, दर्पण से हो रहा था, ही हुँ, फेल्ट वेरी हैप्पी कि मुझे हुँ, इतनी बड़ी संस्था के साथ और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एंड ही गेव ऑल रिस्पेक्ट टू थपलियाल जी, अनुपम खेर। आज वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। एक्टर वो तब भी बड़े थे, मैं आपको बताऊं, जी, लेकिन लोग उनको जानते नहीं थे। हुँ, तो जब वो छोड़ के बीच में चले गए, तो फिर थपलियाल जी ने वो रोल मुझे दिया। और आपको मैं बताऊं नीलम जी, हुँ, मैं तैयार नहीं था वो रोल करने के लिए, बहुत मुश्किल रोल था वो। जी, जी, तो थपलियाल जी के साथ मैं इस शर्त पे तैयार हुआ कि हुँ, आप मेरे साथ बैठ के मुझे एक एक लाइन इसकी कराइएगा, हुँ, हुँ, तो तब मैं कर पाऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं टाइम देने को तैयार हूँ। आप यकीन मानिए, मैंने एक हफ्ते की दफ्तर से छुट्टी ली, थपलियाल जी ने छुट्टी ली, और हम लोग एक आदमी को बिठा के, जो प्रॉम्प्टर था, हमने इसकी रिहर्सल की। जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया मैं कर ले जाऊंगा, थपलियाल जी को कॉन्फिडेंस हो गया मैं अनिल से करा ले जाऊंगा, तब हुँ, हम लोगों ने फिर ये प्ले डिक्लेयर किया। जी, यही मेरे साथ एक और प्ले के साथ हुआ, जी, सखाराम बाइंडर, आपने सुना होगा। जी, जी, बहुत ही बोल्ड प्ले माना जाता था उस जी, समय। जी। अब तो नहीं इतना बोल्ड माना जाता है, क्योंकि अब तो समय बदल गया है। बट जी, आई एम टॉकिंग टू यू ऑफ 1975, जी, 74, 75। मैं जर्मनी से लौट करके आया, और मेरे गुरुजी का आदेश हुआ कि अनिल वो प्ले करना है सखाराम। तो मैंने कहा करना क्या है, वो तो पीडी भाई ने किया। बोले नहीं, रोल अब की आपको करना है। मेरे हुँ। हाथ के तो साथ तोते उड़ गए। उसका डायलॉग नीलम जी था, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। हुँ। अब आप सोचिए कि अनिल रस्तोगी एक ऐसे समाज से, एक ऐसी कि न बीड़ी से दूर दूर तक का रिश्ता, न गाली से दूर दूर। तो अब चूंकि बच्चन जी मेरे गुरुजी का आदेश था, तो मैंने हुँ, उनसे भी यही शर्त रखी। मैंने कहा गुरुजी, हम और आप अकेले बैठेंगे, एक एक लाइन इसकी रिहर्स करेंगे, और जब आपको लगे वाकई मैं कर ले जाऊंगा, मुझे भी लगेगा मैं कर ले, तब इसको अनाउंस करेंगे। और तभी मैंने किया। तो हम मेहनत करने में मैं कभी पीछे नहीं रहा। जी। मेहनत में बराबर करता था। और आज भी मैं आपको बताऊं, हमसे डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं। अभी सूर्यमोहन के साथ मैंने लास्ट प्ले किया, डैडी। हुँ, सूर्यमोहन कहते थे डॉक्टर साहब रिहर्सल बंद करिए, मैं कहता नहीं यार सूर्यमोहन, ये सीन जरा एक और कर लेते हैं, अभी मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ। जी। तो दैट वे मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने नीलम जी करीब 35 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। जी। लेकिन उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं, हुँ, उसमें बीवी कारंत हैं, बंसी कौल हैं, रवि बासवानी हैं, अजय कार्तिक हैं, हुँ, हमारे लखनऊ के राज बिसारिया साहब हैं, जी। उर्मिल कुमार थपलियाल हैं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ हैं। वैसे काम मैंने चित्रा के साथ भी किया, हुँ, मैंने चंदू के साथ भी किया, उसका जो हस्बैंड था। हुँ, मैंने अरुण के साथ भी किया,
जुगल के साथ भी किया, सबके साथ मैंने काम किया, जी और सबके साथ मुझे ये बड़ी खुशी कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा हर एक से। जी। हर अच्छा, डायरेक्टर ने मुझे कुछ ना कुछ दिया। एक ये कहा जाता है कि जब 70 साल की उम्र में कलाकार घर वापसी की सोचते हैं, तब जी अनिल जी चले मुंबई फिल्मों में अपनी नई पारी जी, खेलने। इसकी भी तो कहानी बहुत अजीब सी है कि जब मेरी फिल्म शहजादे रिलीज हुई, जी। तो मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है हुँ, या मैंने कोई बहुत बड़ा रोल किया है। मैंने देखी फिल्म, मैंने कहा ठीक है, जैसे और एक्टर्स करते हैं, मैंने भी एक रोल कर दिया। लेकिन बॉम्बे में इस फिल्म की बहुत चर्चा हुई। जी। एक तो अर्जुन कपूर नए नए थे, नए ही पहली बार उनकी डेब्यू फिल्म थी, तो हुँ, इसकी पब्लिसिटी भी प्रोड्यूसर्स ने खूब की, यशराज वालों ने। जी, जी। परिणीति चोपड़ा उसमें हीरोइन, उसका भी सेकंड प्ले था ये, हुँ, और मैं तो एक नया इंट्रोडक्शन था। तो हुँ, उसकी पब्लिसिटी का फायदा ये हुआ कि फिल्म भी इत्तेफाक से इतनी अच्छी बनी थी हुँ। कि मुझे बहुत पब्लिसिटी बम्बई में बहुत मिल गई। ताज़गी बहुत थी इसके अंदर, हम्म, ताज़गी बहुत ज़्यादा थी। जी जो जी 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 मतलब खुलापन बहुत अच्छा था, जो ट्रेडिशनल फ़िल्म्स होती हैं, उनसे बिल्कुल अलग जी जी माहौल जी। था उस फ़िल्म तो का। उसके लिए मुझे बम्बई से कॉल आई। एक हुँ, एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, रीमा गुप्ता, और हुँ, सनशाइन करके प्रोडक्शन था वहाँ, वो प्रोडक्शन हाउस अभी भी है, रीमा भी शायद उनसे एसोसिएटेड है। उनका कलर्स पे एक सीरियल आ रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। जी, तो जी। उसमें सीजन 2 में एक रामधारी सिंह करके कैरेक्टर थे, जो पॉलिटिशियन थे, जिनका कैरेक्टर कुछ मुझसे मिलता जुलता था। तो मुझे जी। उस लड़की ने ऑडिशन भेजा, मैंने ऑडिशन भेज दिया, तो वो तो अप्रूव था ही, उन्होंने मेरी फिल्म देखी हुई थी। अब वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई कि था वो मुंबई कब आएंगे। अरे मैंने कहा मैं मुंबई आऊंगा या तू लखनऊ आएगी शूट करने के लिए मुझे? हुँ, अरे सर ये तो डेली सोप है, यहाँ तो आपको रहना पड़ेगा, ये वो। तो मैंने कहा भाई मैं 70 साल का हो रहा हूँ और मैं लिम्प करने लगा था। जी। मेरे ऑस्टियो आर्थराइटिस लेफ्ट पैर में बहुत ज्यादा थी, तो मैं लिम्प करता था। मैंने कहा बेटा मैं लिम्प करता हूँ, बोले आप जैसे भी हैं आप हमें एक्सेप्टेबल है, प्लीज आप आइए। हुँ, तो मैं आई वॉज गोइंग टू कंप्लीट 70 years एट हुँ, दैट टाइम। हुँ। मतलब आप सोचिए 2013 की बात है, 43 मेरी पैदाइश है। जी। तो खैर फिर मेरे बच्चों ने, मेरी बेटे ने, मेरे बहू ने हुँ, मुझे सपोर्ट किया, और मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आपको शौक है, आप जाइए एक बार देखिए वो दुनिया क्या है। अब आप जी। सोचिए कि जो जब लॉन्च होता है किसी सीरियल का, तो हुँ, पार्टी बड़ी ग्लैमरस होती है, हुँ, उसमें एक से बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, सिंगर, फला फला सब आते हैं। मेरा बेटा बड़ा इम्प्रेस हो गया उस हुँ, पार्टी से, उन्होंने कहा पापा आप रहिए यहाँ कुछ दिन, हुँ, और उससे मुझे फ्लैट वहाँ खरीद दिया। हुँ। फिर मैं 5 साल वहाँ रहा, और जी। इस बीच मैंने फिल्में भी अच्छी अच्छी की। मैंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म की, हुँ, Z+। हुँ, मैंने उनकी फिल्म, सुभाष कपूर की फिल्म गुड्डू रंगीला, हुँ। वो मैंने फिल्में की। मैंने कई डेली सोप्स किए, मैंने बालाजी के लिए डेली सोप की, जी, मैंने क्राइम शोज किए, जी, सावधान इंडिया, CID, क्राइम पेट्रोल, जी। DD1 के लिए मैंने डेली सोप्स किए। 5 साल में रहा, और हुँ, टीवी कॉमर्शियल्स मैंने बहुत किए। जी। कम से कम 10-12 कॉमर्शियल हमारे कि मैंने किए। बड़े मशहूर और बड़े पॉपुलर हैं आपके कमर्शियल्स जो हैं। जी, जैसे एक मेरा जो बहुत पॉपुलर है, वो है उनके साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ जी, में, जी, कौन बनेगा करोड़पति का जी। मेरा है। KBC का प्रोमो था, हुँ। उसके उसकी थीम थी कि यहाँ पैसे ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। तो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, जी, कई साल जी, चला वो जी, KBC के जी। उसमें। ऐसे ही मेरा एक क्रेडिट कार्ड आता है, उसका ऐड था मेरा, हुँ, जो कि 2022 की या 23 की IPL में बहुत चला था। वो हुँ, मेरा था करिश्मा कपूर के साथ में, जी। हम दो ही कैरेक्टर का था वो ऐड। हुँ, तो ऐसे ही मेरा एक ऐड था उसका, क्या नाम है ये, अरे ये मॉस्किटो रेपेलर जो होते जी, जी, जी। हैं, उसका ऐड था। तो इस काफी, होंडा मोटर बाइक का एक मैंने किया। मैंने जो ये कार आती है, क्या नाम है, अरे छोटी कार आती है, उसका मैंने ऐड किया। तो बहुत सारे ऐड किए मैंने। हुँ।
अब तो मेरे करीब 23-24 ऐड हो गए। जी। अच्छा, एक आपके लिए मतलब फ़िल्में तो आपने बहुत सी की और यादगार रोल्स भी हैं आपके, लेकिन जो दिल के आपके ज़्यादा नज़दीक है, वो फ़िल्में हैं आपकी मुक्ति भवन और जी, जी, जी। मराठी फ़िल्म आठवान। आठवां, ये 10 जी, मिनट की जी। फ़िल्म है, जो रेणुका साहनी जी ने लिखी थी, उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। और इससे जुड़े आपके पास बहुत यादगार संस्मरण भी है। बहुत ही यादगार। मुक्ति ऐस भवन को लेकर जो भी है जी, जी, इसका। मुक्ति भवन के बारे में तो मैं आपको बताऊँ नीलम जी हम्म, कि मेरा ये मैं एक तो इसके जो प्रोड्यूसर थे जी। संजय भूटियानी जी यहीं कानपुर के रहने वाले थे, हम्म, लेकिन मैं नहीं जानता था। उन्होंने भी जो मुझे लिया था, वो फ़िल्म मेरी शहज़ादे देखने के बाद ही लिया था। जी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भई आप मेरा आपने ऑडिशन तो लिया नहीं है? तो बोले नहीं, नहीं मैंने आपका काम देखा है और आप मेरी फ़िल्म में काम करेंगे। तो आपको बताऊँ वो फ़िल्म जब शूट हुई है, जी, जब इसका प्रीमियर हुआ है वियना में, इट हैड 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन। जी, जी। जबकि आप सोचिए वहाँ नॉन इंडियन पब्लिक थी काफ़ी। हम्म। भाई वियना में इंडियंस भी थे लेकिन नॉन इंडियन पब्लिक बहुत थी उसमें। जी, ये फ़िल्म को 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। जी। ये फ़िल्म 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दिखाई गई हम्म। और जापान में इस फ़िल्म को 150 से ज़्यादा दिन ये रन की फ़िल्म ये। जी, इतनी तो इंडिया में नहीं चली थी ये फ़िल्म। जी। तो उसको डायरेक्ट किया था शुभाशीष भूटियानी जी ने। शुभाशीष बिल्कुल यंग थे, ही वाज जस्ट ए 25 इयर्स ओल्ड बॉय व्हेन ही हम्म, डायरेक्टेड एंड रोट दिस फिल्म। हम्म। लेकिन वो वहां से न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से सीख करके आए थे वहां से। जी। और उन्होंने जो अपनी फिल्म बनाई थी प्रोजेक्ट फिल्म, दैट वाज सेलेक्टेड फॉर ऑस्कर। हम्म। इतना बड़े डायरेक्टर वो रहे हैं, आप सोच जी। लीजिए। और इसकी थीम बहुत अलग थी, बिल्कुल जी, मुक्ति जी, थीम भवन की। बिल्कुल अलग थी कि देखिए क्या है कि हर हर रिलीजन में सैल्वेशन माना जाता है। हर आदमी चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए ताकि मैं जीवन से मुझे छुटकारा हो जाए। तो ये चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट था, शायद इसीलिए लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और बहुत जी। दिखाई गई है हर जगह। अब आठवान के बारे में बताइए, क्योंकि वो तो बहुत ही चैलेंजिंग आठवां रोल फिल्म था। मैं आपको बताऊं, कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि भाई रेणुका साहनी जी एक फिल्म कर रही हैं, आप करेंगे? हम्म, एक दिन की शूटिंग है उसमें, आपकी 10 मिनट की फिल्म है। हम्म, मैंने कहा कर लूंगा। उन्होंने और डिटेल मुझे नहीं बताया। हम्म, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा नाम दे दिया। अब मेरे पास रेणुका जी के असिस्टेंट का फोन आया कि सर वो मराठी फिल्म जो आप कर रहे हैं उसकी शूटिंग फलानी जगह पे है, हम्म, आप 2 घंटे में आ जाइए। हम्म, मैंने कहा क्या मराठी फिल्म है? हम्म। बोला हाँ। अरे मैंने कहा मुझे तो मराठी आती नहीं है, मैं मराठी कैसे बोलूंगा? भाई मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। हम्म, मैंने रेणुका साहनी को फोन किया। हम्म, मैंने कहा रेणुका जी आपकी चॉइस कुछ गलत हो गई है। हम्म, पता लगा कि ये अल्जाइमर के ऊपर फिल्म है और हम्म, मराठी में है। तो न तो मैं मराठी जानता हूँ न मैंने अल्जाइमर पेशेंट कोई देखा है। हम्म। तो बल्कि मुझे उस समय माने भी नहीं मालूम थे अल्जाइमर के क्या होते हैं, क्या बीमारी जी, होती है। जी। तो बोले अनिल जी ऐसा है कि मैंने आपका काम देखा है, हम्म, आपसे कितनी मराठी बुलवानी हो मेरी जिम्मेदारी है, मैं हम्म, बुलवा लूंगी। जी, जहां तक अल्जाइमर का की बात है, मैंने जैसे कहा मैंने आपका काम देखा, मैं आपसे करा लूंगी, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर्स। और वही हुआ नीलम जी, मैं आपको बताऊं। हम्म, वो मुझे बताती थी कि अनिल जी ये आदमी अब ऐसे बिहेव कर रहा है, हम्म, आपको ऐसे जेस्चर देना है, एंड हम्म, आई यूज टू रेप्लिकेट इट। हम्म। मुझे बताती थी वो। बाकी उस सीन को मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ वो मेरे ऊपर था कि मैं उसमें कितना ग्रो कर सकता हूँ। जी, लेकिन जी, मोटा जेस्चर मुझे बताती थी, मुझे ये चीज चाहिए कि आप लोगों को देख रहे हैं लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं। जी। आपकी याददाश्त जो है वो आज से 40 साल पहले की आपको आपकी मदर याद है, हम्म, आपको अपने जो बच्चे हैं वो सब छोटे छोटे याद हैं। हम्म, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो उसका भी क्रेडिट मैं मोस्टली रेणुका को ही देता हूँ। उन्हीं जी। की वजह से मैं, क्योंकि मैं अपने आप को नीलम जी डायरेक्टर सेक्टर मानता हूँ वो तो कि जैसे डायरेक्टर चाहता है मैं करने की कोशिश जी, करता जी। हूँ। तभी कहानी आगे बढ़ पाती है।
तो क्योंकि जब मैं भी। आप उनको अपना वो मानते हैं ना, समर्पण कर देने वाली जी बात, जी कि जी। आपने पूरा डिवोट कर दिया, तो देखिए अभी जो उनको भी मैंने प्ले किया जिम्मेदारी लगती है। जो जी। मैंने प्ले डिमेंशिया पे किया है, अब हम्म। मैं डिमेंशिया के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कैसे आदमी बिहेव करेगा। हम्म। तो मैंने उसकी फिल्म भी देखी जिससे इंस्पायर्ड है द फादर। और हम्म। बाकी सूर्यमोहन ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये चीज चाहिए, हम्म। आपको ऐसे बिहेव करना है। हम्म। तो मैंने ट्राई ट्राई टू इमिटेट। अब मैं कितना कर पाया ये तो वो जानते हैं, हम्म। लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि जो मुझे बताया जाए मैं उसको करने की कोशिश करूँ। अच्छा अनिल जी, आपका जो 100वां नाटक है, मशहूर लेखक अंतोन चेखव की कहानी जी द जी जी स्वान जी जी सॉन्ग पे जी आधारित, तो इसका शो हुआ था 22 दिसंबर जी 2025 जी को जी 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 संगीत नाटक अकेडमी में। मतलब आपका 100वां नाटक करके जिसने जी। एक रिकॉर्ड ये कायल किया। इस नाटक की भी एक कहानी है जी नीलम जी। जी एक्चुअली एक हमारे लखनऊ की ही बच्ची है मुस्कान गोस्वामी, जी। और बहुत ही इंटरप्राइजिंग लड़की है वो। हम्म। उसने एमपीएचडी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वहाँ से उसने कोर्स किया था। उसके बाद में उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे डायरेक्शन का और एक्टिंग का कोर्स उसने अलग से किया, जी। और बहुत ही डेडिकेटेड है। तो वो मैं बॉम्बे गया था प्ले करने के लिए। भारत रंग महोत्सव में मैंने अपना नाटक किया था स्वाहा, और हम्म। उसके साथ मैंने आखिरी वसंत नाटक किया था बम्बई में। तो हम लोगों से वो जुड़ गई थी वहाँ, थपलियाल जी के साथ हमारे साथ पहले भी नाटक कर चुकी थी, हम्म। लेकिन वहां जाकर के कुछ जुड़ाव ज्यादा हो गया। तो उसकी इच्छा थी कि मैं मुझे लेकर के वो कोई नाटक करे। तो उसने जी। बहुत सारी स्क्रिप्ट मुझे सजेस्ट की। तो हम्म। उसमें कई स्क्रिप्ट मेरी की हुई थी, कई स्क्रिप्ट मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कई स्क्रिप्ट हमने नहीं दूसरे ग्रुप से यहाँ बहुत की हुई थी, तो कुछ बना नहीं। हम्म। तो कुछ आइडिया ये आया कि ये चूंकि मेरा 100वां प्ले होगा, तो हम्म। उसको एंटन चेखव का प्ले मिल गया, ये स्वान सॉन्ग। हम्म। स्वान सॉन्ग जो है बेसिकली ये एक कलाकार की कहानी है अपनी। जी। तो उसने कहा क्यों ना हम इसको आधार लेकर के रस्तोगी साहब की अपनी कहानी हम इसमें जी। इसके साथ में करें। तो जी। उसने उससे प्रसंग लेते हुए हम्म। और उस पे आधारित होकर के हम्म। उसने एक नई स्क्रिप्ट लिखवाई। एक योगेश योगी करके एनएसडी के विद्यार्थी रहे हैं, हम्म। एनएसडी में ही हैं वो। हम्म। उन्होंने लिखा उसको, तो उसके लिए हमारी घंटों डेली उनसे हम्म। बात होती थी फोन के ऊपर, मेरे जी अपने जीवनचर्या के बारे में। जी जी। कैसे मैं थिएटर में आया, हम्म। कैसे कैसे मैंने नाटक किए, कैसे मैं साइंस में आया, जो जैसे आपने आज बहुत सवाल अनूठा पूछे। प्रयोग है ये हाँ, नाटक। और मेरी जिंदगी में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्या इवेंट्स हुई जी जिन्होंने मेरी लाइफ को प्रभावित किया। जी। तो वो उसने सब उसमें करके उसको लिखवाया। तो हम्म। मुझे तो बड़ा चैलेंजिंग लगा था, मैं बड़ा एप्रीहेंसिव था कि हम्म। पता नहीं दर्शक इसको पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है मेरे लेकिन बारे में इसको जानने में। करते हुए खुद आपको कैसा लगा ये नहीं, प्रयोग? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही चैलेंजिंग था। तो उसने क्या किया इसमें हम्म। कि एंटन चेखव की के प्ले से उसने इसकी शुरुआत की। हम्म। और उसने मेरा एक, उसमें तो सोलो कैरेक्टर है उसका, हम्म। मेरी इसने एक डमी बनाई। जो हम्म। रोल यहाँ बहुत हमारे सशक्त अभिनेता हैं अमरीश बॉबी, हम्म। अमरीश बॉबी को उसने बनाया मेरा हम्म। एक डमी, हम्म। जो कि मुझसे बात करता था बट ऑफ द स्क्रीन, हम्म। पर्दे के पीछे से। हम्म। तो उसके जरिए उसने एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट की, जिसमें मैंने कुछ अपने नाटकों के अंश डाले। जैसे मैंने यहूदी की लड़की किया था, जी। मैंने उसका पोर्शन डाला। मैंने रुस्तम सोहराब का पोर्शन डाला। एक प्ले आपको याद होगा मैं करता था, पंछी जा पंछिया, हाँ, बहुत मशहूर था जिसके ये। मैंने बहुत मशहूर, जिसके मैंने 400 से ज्यादा शो किए जी। पूरे हिंदुस्तान में, उसके पीस डाले। हम्म। एक थपलियाल जी का लिखा और डायरेक्टेड था चूचू का मुरब्बा, हाँ। जो कि आकाशवाणी की तरफ से बहुत जी, ज्यादा किया बहुत गया, मशहूर था। बहुत मशहूर था। जो बम्बई तक में किया, जब मिसेस जोशी जिस हम्म। समय विविध भारती की डायरेक्टर थी और विविध भारती के 25 साल मनाए गए थे, हम्म। उसमें मैंने ये चूचू का मुरब्बा किया था। हम्म। तो ये पोर्शंस लिए। अब कुछ मैंने इंग्लिश प्लेस के उसने पीसेस लिए, जैसे शेक्सपियर का उसने हैमलेट लिया। हम्म।
हैमलेट का एक छोटा सा पीस, एक ओथेलो का छोटा सा पीस, एक कैंगलियर का पीस, इस टाइप के उसने पीसेस लिए, उनको जोड़ करके मेरी ऊपर एक कहानी बनाई। और उसने स्लाइड्स के जरिए उसमें मेरा साइंटिफिक वर्क, मेरे अवार्ड्स और मेरी एक्टिंग के बारे में उसने स्लाइड्स कुछ उसमें पेश वो की, एक तरह से आपको पूरी तरह डेडिकेटेड था एक एक और एक आप ही एक से करवाया गया। थोड़ा डॉक्यू ड्रामा भी कह सकती है, जी जिसमें जी। एनेक्टमेंट भी था, डॉक्यूमेंट्री भी थी। हम्म, और उसके साथ में जो मेरे जीवन की कुछ खास घटनाएं थी, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी बहू, मेरे भाई साहब की जो बड़ी बहू थी, भतीज बहू मेरी, जी। उसकी बॉडी घर में पड़ी हुई थी। और हम्म, मेरे एक दोस्त का फोन आया मेरे पास, उसने कहा कि मेरे भाई का एक्सीडेंट, उसको नहीं मालूम था मेरे यहाँ डेथ होगी, बड़ी यंग डेथ थी उसकी, आप सोचिए, हम्म, मेरे ख्याल में 55-56 साल की थी मेरी बहू हम्म, जिस समय उसकी डेथ हुई है। तो फोन आया कि यार मेरे भाई का, अनिल जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और बड़ी बुरी हालत में मैं मेडिकल कॉलेज लेके आया हूँ। हम्म, तो आप जानती हैं हर जगह पर जब तक थोड़ा पुल पुश ना हो काम नहीं सही होता। बात है। अच्छा, मैं उसमें डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करता हूँ नीलम जी, हम्म, उनके ऊपर प्रेशर इतना होता जी है। जी सही है। मैं एक बार सोनिया जी मुझे बता रही थी जो वीसी है, हम्म, कि 36 लाख फुटफॉल्स एक साल में उनके यहाँ ओपीडी में हुए। हम्म, तो जब इतने पेशेंट्स होते हैं तो उनके पेशेंट की भी बहुत तवज्जो नहीं हो पा रही थी। हम्म, तो हम और भाई साहब, हम दोनों बॉडी घर में छोड़ करके दौड़ करके गए मेडिकल कॉलेज, और 2-3 घंटे जब तक उसको पूरी मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल गई, हम जी लोग वहीं पे रहे। जी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी, या जैसे कैसे हमारा हरिओम सेवा केंद्र स्टेब्लिश हुआ, हम्म, या मुझे याद है मेरे फादर को कैंसर हो गया था, जी। मैं नाटकों में बिजी था, उन्होंने कहा कि अनिल मैं मर जाऊंगा तुम्हारा नाटक चलता रहेगा। हम्म, अब आप सोच लीजिए मेरे हम्म, जीवन के लिए कितनी बड़ी बात थी ये, जी। कि फादर मेरे जो है, अच्छा, मुझे उनकी सिंपल बीमारी लग रही थी, हम्म, लेकिन जब मैंने फिर, डॉक्टर देख रहे थे, ऐसा नहीं हम्म, था, हम्म, लेकिन उन डॉक्टर ने भी इसको लाइटली लिया। फिर हम्म, मैंने दूसरे जब डॉक्टर को बताया, उसने कहा अरे अनिल इनको तो कैंसर है। हम्म, ही सर्वाइव फॉर 1 मंथ। फिर मैंने, आप समझ लीजिए, मैंने सब छोड़ ही दिया था नाटक, मैंने कहा अब नहीं करूंगा मैं, हम्म, इतनी बड़ी बात पिताजी ने कह दी और मुझसे चले गए। तो हम्म, फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि नहीं अनिल, जो होना था वो हो गया, थिएटर हम्म, तुम्हारा शौक है, तुम जा करके आगे बढ़ो। जी। जैसे अब मेरी वाइफ है, आपको मैं बताऊं, हम्म, आज मैं, अब ये सोचिए जो ये प्ले जो मेरे ऊपर हुआ था, 100th प्ले, इसमें उसके कुछ ही डायलॉग्स थे अमरीश बाबू के, बाकी मेरा ऑलमोस्ट मोनोलॉग था ये, हम्म, सारे पीसेस मैं अपने अलग अलग बोल रहा हूँ। तो हम्म, अब इस उम्र में डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल हम्म, होता है। तो अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरा प्ले होने वाला है 7 तारीख को, हम्म, आखिरी वचन, मेरी वाइफ मुझे डायलॉग इसके करा रही थी। जी जी। तो, तो, तो ये सब चीजें जो मैंने डाली, मुझे लगा कि इन चीजों में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ऑडियंस ने हम्म, इतना मुझे स्नेह दिया। उसकी क्लोजिंग मैंने की थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से, जो बीत गई सो बात गई, हम्म, जीवन एक क्या था, जीवन एक था समथिंग, बहुत बड़ी मशहूर कविता है उनकी, वो जी। कविता ही बहुत पसंद की गई, उससे मैंने उसको क्लोज किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो डर था मुझे, लोगों को मेरी कहानी से क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मैं तो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया था। जी मैंने दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद दिया था जी। कि अगर आप दर्शक न होते तो मैं यहाँ तक पहुंच नहीं सकता था, सही क्योंकि बात है। मेरा मानना है कि थिएटर के लिए जितना कलाकार जरूरी है, उतना ही अच्छा दर्शक भी जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है। अनिल रस्तोगी जी, ये लखनऊ की सरजमी पूरे भारत और दुनिया में अपनी अलग रचनात्मक पहचान रखती है और ये इतिहास रचा है आप जैसे मनीषियों ने, जिन्होंने ईश्वर की देन इस जीवन के एक एक रग रेशे को रचनात्मक बना दिया। विज्ञान और रंगमंच के इस अनूठे गठबंधन को शत शत प्रणाम। बहुत मेरी धन्यवाद तरफ से डॉक्टर अनिल कोशिश थी, रस्तोगी जी। कोशिश बहुत मेरी थी, बाकी सहयोग जो भी है वो सब दूसरे लोगों का था। और क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था, चाहे हमारे सीडीआरआई के साथी हों, चाहे मेरे थिएटर के साथी हों, तो इसीलिए मुझे जो भी अवार्ड्स मिले,
वो भी मैं उन्हीं लोगों को डेडिकेट कहता हूँ मैं तो एक माध्यम हूँ जिसको जी, मिला है ये, बाकी इसके असली हकदार तो आप लोग हैं सब, जी। जिनकी और वजह से ये हुआ। आपकी श्रीमती जी जिस तरह से डायलॉग याद करा के इस समय आपको वो इसमें कोई कहते हैं शक नहीं है, बिल्कुल। सहधर्मिणी का धर्म निभा रही हैं, तो ये सब मिलकर इतिहास में भाई वो भी अपने। अब रिटायर्ड हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम है जी, मेरे थिएटर में हेल्प करने के लिए। जी। तो आज मन के मौसम में शामिल होकर आपने इतना समय दिया और इसे भी यादगार बना दिया, नहीं, इसके मुझे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे बात करके, बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।